हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज मैं बात करने वाला हूं ऑब्जेक्टिव से जो क्वेश्चंस का हम महामैराथन क्लास चला रहे हैं लाइब्रेरी साइंस का। तो उसके बारे में तो ये आप अगर यूजीसी नेट की जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर केवीएस लाइब्रेरियन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एनवीएस लाइब्रेरियन का, या फिर अदर जितने भी लाइब्रेरी साइंस एग्ज़ाम्स होते हैं जैसे DSSP हो गया, स्टेट लाइब्रेरियन हो गया, बिहार लाइब्रेरियन का भी वैकेंसी आने वाली है वो सब। तो वो सब में जो है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आप नए हैं तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ, मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि मैंने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का 5000 क्वेश्चंस का जो है एक सेट बना दिया है जिसमें इसी टाइप का आपको पूरा जैसे एक्सप्लेन रहेगा। तो टोटल 100 टॉपिक्स है जो आप मतलब सिलेबस देखोगे लाइब्रेरी साइंस को, और सारे 100 टॉपिक्स के लिए ईच टॉपिक के लिए 50 क्वेश्चंस है जिसका आपको आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। तो और प्लस हमने इसमें बोनस रखा है कि जितने भी स्लाइड्स हैं, मोर देन 1500 स्लाइड्स में आपको सारे नोट्स मिल जा सकते हैं जो लाइब्रेरी साइंस में पूछे जाते हैं। तो आप उतना डीपली देखो, बुक पढ़ने से फ़ायदा तो है ही, लेकिन अगर आपको टाइम कम है तो ऑब्वियस सी बात है आप नोट्स ही पढ़ना चाहोगे। तो ये सारा जो है हम केवल 999 में ऑफ़र करा रहे हैं, 999 रुपीज़ में। तो मैंने जो है कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट डाल दिया है, और उसके बाद जो है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं उसका प्रोसेस। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एडवोकेट्स फॉर रेफरेंस सर्विसेज। देखो, लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस अगर जिन्हें नहीं पता है तो 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस आप जैसे पढ़े होंगे, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस शुरू ही यहीं से होता है मानो तो। जैसे फर्स्ट लॉ है जो है, बुक्स आर फॉर यूज, एवरी यूजर हीज हर बुक, एवरी बुक इट्स यूजर। और फोर्थ लॉ जो आपका होता है कि जैसे मैं सेव द टाइम ऑफ द यूजर, और फिफ्थ लॉ हो गया लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो देखो, ये सब जो लॉज है वो सब इम्पॉर्टेंट तो है ही। बहुत लोग को, आप जो एक तरह से अगर लाइब्रेरी साइंस में नए होंगे तो आपको सुन के वियर्ड लग रहा होगा कि यार ये तो सब तो कॉमन सेंस की बात है, लेकिन यही कॉमन सेंस जो है ना वो इंट्रिंसिक बनाया जाता है लाइब्रेरियंस में कि जैसे बुक्स आर फॉर यूज। तो ये आप बार बार एक तरह से इसी फिलॉसफी पे आपको जैसे चलना सिखाया जाता है कि इट्स नॉट लाइक कि आप जो है पूरा बुक्स को अलमीरा में जो है तो बंद करके रखे हो। तो वो आपका बस ये दायित्व है कि यूजर को फोकस में रख के, कि यूजर को जो है ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा कैसे पहुंचाया जा सके, कि वो जो है आपके जो है एक तरह से परमानेंट जो हो जाए कि आते ही रहें आपके लाइब्रेरी में और एक के बाद एक बुक मतलब यूज करते रहें। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो रिसोर्सेज है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो पाएगा। समझ गए? तो देखो, तो इसमें आपको बहुत सारे इसी टाइप से क्वेश्चन मिल जाएंगे कि जैसे विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एडवोकेट्स फॉर रेफरेंस सर्विसेज, या फिर इसी टाइप का विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एडवोकेट्स फॉर बुक्स, या फिर द यूज ऑफ बुक्स। तो आपको ये सारा लॉ जो है सो सीरियली याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साफ सी बात है, क्योंकि इस पे हर एग्जाम में ही पूछा जाता है लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन। और देखो, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ पे रेफरेंस सर्विस के बारे में बोला गया है तो आपको जो एग्जाम में पूछा जाए वो भी रेफरेंस सर्विस से ही रिलेटेड पूछा जाए। वो नए भी कोई चीज़ पूछ सकते हैं कि ये चीज़ है, जैसे मान लो कि आपका जैसे मतलब स्टारलिंक वगैरह जो, या फिर जो है मतलब एलन मस्क का जो है जिससे वो जैसे सेटेलाइट्स के थ्रू जो है पूरा मतलब इंटरनेट जो है मतलब प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसमें आपको बस सिंपल एंटीना लगा लिया जाता है। तो जैसे वन वे हो गया, फिर मतलब उसी टाइप के बहुत सारे मतलब कॉन्स्टलेशंस है पूरे वर्ल्ड में। तो ये सब टाइप के, तो वो जो है उससे इंटरनेट जो है लाइब्रेरी को जो प्रोवाइड करना, वो किस जो है लाइब्रेरी साइंस के जिस लॉ से रिलेटेड है। तो ये देखो, कोई नया टेक्नोलॉजी आया और उसके बाद तो उसको जो है लाइब्रेरी साइंस से रिलेट करके पूछा जाए। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस जो है जो बन सकते हैं। तो मतलब वैसा अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आप मतलब क्या कह सकते हो कि लाइब्रेरी जो है ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है ना, क्योंकि जो है जैसे जैसे नए नए टेक्नोलॉजीज आते जाए वैसे वैसे आप लाइब्रेरी में अडॉप्ट करते जा रहे हैं। या फिर मान लो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हुआ, जैसे चैट जीपीटी आप देख रहे होगे, फिर मतलब जेमिनी हो गया। तो ये सब जो है लाइब्रेरी साइंस के किस लॉ से ये हो गया। तो आप कह सकते हैं कि अगर टेक्निकली देखो तो वो भी तो डेटाबेस को ही तो इन्फॉर्मेशन आपको बेटर जैसे प्रेजेंट जैसे बेटर फॉर्म में और बेटर रीडेबिलिटी के साथ आपको जो प्रेजेंट किया जा रहा है। तो वो एक तरह मतलब एक तरह का लाइब्रेरी जैसा ही तो हुआ, आप मान
मानो तो चैट जीपीटी वगैरह। तो ये सब जो है, तो उसको अगर पूछा जाए तो वो भी लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म से आप कह सकते हैं, समझ गए। तो ये मेरा पॉइंट था। तो चलिए देखते हैं, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एडवोकेट्स फॉर रेफरेंस सर्विसेज। तो रेफरेंस सर्विसेज मैंने पहले के लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको, हाँ एक बार और मैं बताना चाहूँगा कि मैंने लाइब्रेरी साइंस पे 100 लेक्चर्स जो है, पूरा सिलेबस एक तरह से टेक्निकली देखो तो मैं जो है मैंने जैसे एक्सप्लेन किया है यूजीसी नेट के, आप लेक्चर्स में देख सकते हो। तो उसमें तो ये सब आप रेफरेंस सर्विस हो गया, ये सब टाइप के, उससे आप जैसे पता कर सकते हो कि क्या है ये सब। तो रेफरेंस सर्विस मैं एक्सप्लेन कर दूं, मगर अगर आप मान लो कि पीएचडी में इन्वॉल्व हो और आपको कोई टॉपिक सर्च करना है कि ये टॉपिक पे क्या रिसर्च हुआ है, तो आप जो है इंटरनेट पे देखोगे और जो है जैसे लाइब्रेरी में जाओगे और जो भी बुक्स वगैरह अवेलेबल होंगी उस पे देखोगे। लेकिन वहीं पे तो नहीं ख़त्म हो जाता है, कितने हो सकता है पीएचडी के थीसिस जो होंगे उस पर मतलब इंटरनेट पे भी जैसे अपलोडेड नहीं होंगे, आपके यहाँ भी नहीं होंगे। तो ये सारा अगर डिटेल में अगर जो किसी को चाहिए होता है तो रेफरल सेंटर जब विजिट करता है, रेफरल सेंटर, और उसी मतलब सर्विस का नाम हो जाता है रेफरेंस सर्विस है, समझ गया। तो कौन सा लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस है, तो ये आपका 4th लॉ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रेफरल सर्विस से आपका जो है क्या फ़ायदा हुआ कि आप जो इन्फॉर्मेशन मान लो कि 1 साल में ढूंढते हैं वो इन्फॉर्मेशन हो सकता है आपको 2 दिन में मिल जाए, तो आपका टाइम बचा है ना। तो इसलिए 4th लॉ जो है आपका सेव द टाइम ऑफ द यूजर, ये हो गया, ठीक है। अब देखो द 5th फॉर्मूला ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, समझ गए। सॉरी ऑर्गेनिज्म एस मत लगाना। देखो इसमें मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि बहुत जो स्टूडेंट्स हैं, एक जगह अगर दिया हुआ है लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन और लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, तो बहुत लोग जो अच्छे से नहीं पढ़े हैं ध्यान देके वो आपका लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनाइजेशन में टिक लगा देंगे। ये भी सुनने में भी लगता है कि ऑब्वियसली ऑर्गेनाइजेशन ही होता होगा, है ना, जो एक्सपैंड कर रहा है, बट ये होता है लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो ये आप ध्यान देना। अब देखो विच इज द 3rd लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, तो आपको पता है एवरी बुक इट्स रीडर। देखो स्टूडेंट्स जो हैं सो 2nd लॉ और 3rd लॉ में कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि तो 1st लॉ तो हर किसी को याद रखता है कि जैसे बुक्स आर फॉर यूज। अब देखो 2nd है एवरी यूजर हीज हर बुक, है ना, एवरी यूजर हीज हर बुक। और वो जो है मतलब 3rd वाला है एवरी बुक इट्स रीडर। तो अब देखो इसमें हमेशा लोग कंफ्यूज होते हैं कि 2nd कौन सा है और 3rd कौन सा है। तो इसमें मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि देखो लाइब्रेरियंस को क्या समझाया जाता है कि सबसे फोकस्ड क्या रखना है, यूजर को फोकस रखें कि कोई भी डिसीजन लेना है, आपको बुक खरीदना हो, कौन सा बुक हटाना है, ये सारा यूजर को देख के, और मतलब उन्हें क्या रिक्वायरमेंट है। तो यूजर हमेशा फोकस में रहता है लाइब्रेरियन के, तो इसलिए यूजर जो है आपका 2nd में याद कर सकते हो आप। 2nd में मतलब पहले यूजर आता है, बाद में जो है बुक वाला चीज़ आता है, समझ गए। तो समझ गए एवरी बुक इट्स रीडर 3rd हो जाएगा। अब देखो विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइजेज ऑन द लोकेशन, फर्नीचर एंड अप्रोप्रिएट लाइटिंग ऑफ द लाइब्रेरी। तो देखो अब देखो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत क्वेश्चन में आपको लगेगा कि यार ये तो नहीं होना चाहिए, ये लॉ होना चाहिए। तो वही अगर एम्बिग्यूअस केसेज हो रहे हैं जहाँ पे आपको डाउट हो रहा है, एम्बिग्यूटी हो रहा है, तो वहाँ पे खुद का भी दिमाग लगा सकते हो, इट्स ओके। क्योंकि सारा जो क्वेश्चन होगा वो ये बहुत क्वेश्चंस जो है तो इंटरप्रेट करने पे भी है कि आप कैसे परसीव कर रहे हो क्वेश्चन को। तो देखो इसको जो है द 1st लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस बुक्स आर फॉर यूज एम्फेसाइजेज क्रिएटिंग एन एनवायरनमेंट कंड्यूसिव टू एक्सेसिंग लाइब्रेरी रिसोर्सेज, समझ गए। तो लोकेशन फर्नीचर वगैरह से क्या हुआ, देखो अब लोकेशन, लाइब्रेरी लोकेशन, तो लाइब्रेरी जो है लोकेशन क्या होता है कि ये आपको बोला जाता है कि अगर मान लो कि आपके यहाँ ढेर सारे डिपार्टमेंट्स हैं आपके इंस्टीट्यूशन में, तो लाइब्रेरी का आपको लोकेशन ऐसे जगह रखना है कि वो मोस्टली सब जगह से जो है इक्वी डिस्टेंट हो, कि वहाँ पे पहुँचना सबसे ईजी हो,
और उसका फर्नीचर, तो फर्नीचर से क्या होगा कि उसको जैसे मतलब ज़्यादा देर तक भी अच्छे से बैठ के जो है जैसे पढ़ाई कर सके। और लाइटिंग से क्या होगा, लाइटिंग से भी आपका जितना मतलब अच्छा लाइटिंग होगा, मतलब जो सूदिंग हो लाइट जो आँखों को, तो उतना जैसे बेटर पढ़ने में होगा। तो इस तरह से आपको क्या लग रहा है कि इसमें लाइब्रेरी का इम्पोर्टेंस ये तो दिखाया जा रहा है कि बुक्स तक जो है सब लोग ईजिली पहुंच सके, बुक्स जो है वो ईजिली मतलब पढ़ सकें। और जो है आपका जैसे एक तो फर्नीचर, तो मतलब फर्नीचर का क्या होगा कि आपको बुक्स में को जैसे पढ़ने में ही तो हेल्प करेगा। तो टेक्निकली यहाँ पे देखो तो हर जगह जो है बुक्स का ही इम्पोर्टेंस बताया जा रहा है। तो यही हुआ ना, बुक्स आर फॉर यूज। तो इस तरह से आप जो है सेंस लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसका नहीं, इसके जगह कुछ और होना चाहिए, तो वो आप ही दिमाग लगा लो, है ना। देखो, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड टू बुक सिलेक्शन, तो बुक सिलेक्शन से रिलेटेड कौन सा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो, सेकेंड लॉ क्या था, जैसे फर्स्ट लॉ क्या था, जैसे बुक्स आर फॉर यूज, तो इसमें बुक का इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है, लेकिन बुक के सिलेक्शन का इंपॉर्टेंस तो नहीं बताया जा रहा है। फिर सेकेंड लॉ क्या है, सेकेंड लॉ है आपका एवरी रीडर हीज हर बुक। देख रहे हो कि हर एक रीडर का चॉइस का कोई ना कोई बुक लाइब्रेरी में मतलब होना चाहिए, इस टाइप का। तो ये क्या हुआ, तो बुक सिलेक्शन ये तो बताया है ना, तो ये सेकेंड लॉ हो जाता है। समझ गए। अब देखो, कोई अगर बहुत टफ क्वेश्चन ऐसा मुझे लगेगा तो मैं उसका और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में भी डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, अदरवाइज मैं जितना एक्सप्लेन कर रहा हूँ उतना ही काफ़ी है। देखो, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज फोकस्ड ऑन बुक्स, तो फर्स्ट एंड थर्ड लॉ समझ गए। फर्स्ट लॉ आपको याद होगा, बुक्स आर फॉर यूज, है ना। और थर्ड लॉ, एवरी बुक इट्स रीडर, समझ गए, एवरी बुक इट्स रीडर और बुक्स आर फॉर यूज। देखो, विच इज द फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, सेव द टाइम ऑफ द रीडर, पता है आपको। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइजेज ऑन आवर्स टाइमिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम ऑफ लाइब्रेरी। तो देखो, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम ऑफ लाइब्रेरी, इससे भी तो बुक का ही इंपॉर्टेंस पता चला ना, है ना। तो बुक का इंपॉर्टेंस हो या लाइब्रेरी का इंपॉर्टेंस हो, दोनों को आपको फर्स्ट लॉ ही मानना है, समझ गए। ये भी मैंने क्वेश्चन जो है बहुत जगह देखा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ लाइब्रेरी का। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस टॉक्स अबाउट द लाइबिलिटी ऑफ द रीडर ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस टॉक अबाउट द लाइबिलिटी ऑफ द रीडर्स ऑफ द लाइब्रेरी स्टाफ, तो ये सेकेंड लॉ होगा, एवरी रीडर हीज हर बुक। क्यों, कि हर एक रीडर को उसके चॉइस का बुक मिल पाए। तो ये क्या कह रहा है कि ये आपको यूजर को ही तो वजह से फोकस किया जा रहा है ना, कि हर एक जो आपके यहाँ आ रहा है, पैटर्न कह लो या यूजर कह लो, स्टूडेंट जो भी आता है, तो उसको जो है उसके चॉइस की बुक मिल पाए, है ना। एवरी रीडर हीज हर बुक, तो ये मतलब कौन जो है, मतलब किसके कारण मिल पाएगा, तो लाइबिलिटी ऑफ द रीडर्स ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ, है ना। तो लाइब्रेरी स्टाफ का एक ऐसा लाइबिलिटी भी है जो है मतलब रीडर्स पे, कि उनको जो है उनके चॉइस का बुक मिल पाए। ये जो है मतलब कौन अवेलेबल करा सकता है, तो लाइब्रेरी स्टाफ ही अवेलेबल करा सकता है, समझ गए। अब देखो, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड टू सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग। देखो, अब सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग मतलब क्या हुआ, कि जैसे कैटलॉगिंग क्या हुआ, पहले मान लो कि आपके यहाँ 5 डिपार्टमेंट्स हैं, 5 डिपार्टमेंट्स हैं आपके यहाँ मान लो, और हर एक डिपार्टमेंट्स के जो है जितने सारे डॉक्यूमेंट्स हैं सबको अलग अलग कैटलॉग किया गया है। इन पे मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट किस बारे में है सारा लिखा गया है। मान लो कि कैटलॉग कार्ड्स के ही फॉर्म में, अब तो खैर मार्क 21 के फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन पहले के ज़माने में वुडन बॉक्स से जो होता था उसी में जो है ऐसे कार्ड रखा रहता था जिसमें आप सर्च कर सकते थे। तो अब मान लो कि कैटलॉग जो कैटलॉगिंग किया गया, अब सबका जो है कोई आदमी जो है मतलब खोजना शुरू करेगा, तो पहले इसमें खोजेगा, इसमें खोजेगा, इसमें खोजेगा, फिर ऐसे ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स लिख भी दो तो भी, या फिर अलग अलग मान लो कि जो है हर एक डिपार्टमेंट का कैटलॉग बना हुआ है, जैसे पीडीएफ फाइल में ही मान लो, तो आपको मतलब 5 पीडीएफ एक मतलब अलग अलग खोलना पड़े, और एक जो है सारे को ऐड करके एक जो है मेन कैटलॉग कार्ड सेंट्रलाइज कर दिया जाए कि हर कोई देख सके उसे। तो इससे क्या होगा, अलग अलग सर्च करने के बजाय इसमें एक साथ सर्च कर सकता है, तो आपका यूजर का
टाइम बचेगा, है ना। तो वही सेव द टाइम ऑफ द यूजर, समझ गए। ये फोर्थ लॉ हो गया आपका। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट या ग्रोथ ऑफ अ लाइब्रेरी, है ना। तो टू टाइप्स ऑफ ग्रोथ या डेवलपमेंट ऑफ अ लाइब्रेरी, तो एक्सटर्नल डेवलपमेंट एंड इंटरनल डेवलपमेंट। इसको जो है आपको बहुत जगह चाइल्ड ग्रोथ एंड एडल्ट ग्रोथ भी कहते हैं, समझ गए। तो अगर चाइल्ड ग्रोथ एंड एडल्ट ग्रोथ दिया हो तो इसमें भी आप टिक लगा सकते हैं, और एक्सटर्नल डेवलपमेंट एंड इंटरनल डेवलपमेंट हो तब छोड़ दें। और अगर ये नहीं दिया हो तो आपका ये हो जाएगा, समझ गए। इसमें बेसिकली यही होता है कि चाइल्ड ग्रोथ हुआ और एडल्ट ग्रोथ। तो पहले आप जो लाइब्रेरी स्टार्टिंग में सेटअप करेंगे कोई भी लाइब्रेरी, तो उसमें बहुत ज़्यादा जो है चीज़ लगेगा, है ना। आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होगा, तो वो आपका जो है एक तरह से मेन जो मतलब एक्सपेंडिचर होगा, जैसे लाइब्रेरी बिल्डिंग बनाने में, फर्नीचर खरीदने में, वो सब होगा। तो पहले आपका लाइब्रेरी इस्टेब्लिश हो जाएगा, उसके बाद जो है इसमें आप जो है क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट करोगे, है ना। तो ये चाइल्ड ग्रोथ और मतलब एडल्ट ग्रोथ से क्यों रिलेट किया जाता है, क्योंकि चाइल्ड जब बड़ा होता है तो आप देखोगे कि साइज उसका जो है पूरा तो बड़ा हो जाता है, और वो मतलब सीखते जाता है जो भी हो। और उसके बाद जो है एक टाइम बाद उसकी हाइट बढ़नी बंद हो जाती है, वो कांस्टेंट हो जाता है। फिर क्या होता है कि वो जो एक तो पढ़ाई करना शुरू करता है, अलग अलग नॉलेज लेता है, तो वो आपका एडल्ट ग्रोथ में आ जाता है, समझ गए। कि आप तो खुद देखो, जब एक टाइम बाद आपका जो है साइज कांस्टेंट हो गया होगा, तब उसके बाद दिमाग ही तो बढ़ रहा होगा, तो इसलिए वो वहाँ से रिलेट करके चाइल्ड ग्रोथ और एडल्ट ग्रोथ किया जा रहा है। और अगर ये नहीं है ऑप्शन में, तो एक्सटर्नल डेवलपमेंट एंड इंटरनल डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो वो आपको कॉमन सेंस भी लगाना पड़ सकता है बहुत बार। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप डीपली समझो बातों को, और तो क्वेश्चन अपने आप बनेंगे, समझ गए। देखो, अब ये कह रहा है फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से। तो देखो, फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस आपको पता होगा, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो है आइडेंटिफाइज टू टाइप्स ऑफ लाइब्रेरी ग्रोथ, एक्सटर्नल एंड इंटरनल डेवलपमेंट। एक्सटर्नल डेवलपमेंट इंक्लूड्स विजिबल एक्सपेंशन, जो मैं पहले बता रहा था आपको कि लाइब्रेरी बिल्डिंग्स हो गए, बुक कलेक्शन बढ़ाओगे, आप एडिशनल स्टाफ रखोगे। इंटरनल डेवलपमेंट जो मैं बता रहा था कि जैसे दिमाग बढ़ता है एक टाइम बाद, उस टाइप का। इन्वॉल्व टेंजिबल इंप्रूवमेंट, जो धीरे धीरे आप जो है सर्विस क्वालिटी बढ़ाते हो, सच एज इनहांसिंग सर्विस क्वालिटी, अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजीज और ट्रेनिंग स्टाफ। फॉर एग्जाम्पल, इम्प्लीमेंटिंग एन ऑनलाइन कैटलॉग सिस्टम रिप्रेजेंट्स इंटरनल ग्रोथ, समझ गए। क्योंकि वो तो कैटलॉग, आप ऑनलाइन कैटलॉग सिस्टम जैसे बना रहे हैं, तो वो तो और आप क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं ना, कि लोगों का टाइम बच सके। आपके पास सिस्टम है, सारा फर्नीचर है, सारा लाइब्रेरी तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुका है, समझ, अब आपको समझ में आ गया होगा। वाइल कंस्ट्रक्टिंग अ लाइब्रेरी विंग इज एक्सटर्नल ग्रोथ, समझ गए कि अगर लाइब्रेरी में कोई और एक और बिल्डिंग लाइब्रेरी का बना रहे हैं, तो वो आपका एक्सटर्नल ग्रोथ हो गया, है ना। अब देखो, व्हेन द फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो प्रिपेयर्ड बाय यूनेस्को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1949 में। तो यूनेस्को भी जो है, आप अगर हिस्ट्री वगैरह आपको पता हो बेसिकली वर्ल्ड कैसे चलता है, तो वो जैसे यूनाइटेड नेशंस इस्टेब्लिश किया गया था वर्ल्ड वार टू जब ख़त्म हुआ था, तब कि एक सिस्टम चाहिए जिससे पूरा वर्ल्ड जो है गवर्न हो सके, तो उस समय यूनाइटेड नेशंस बनाया गया। तो उसी में जो है आपका यूएनएससी बनाया गया, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। फिर जो है मतलब यूएनजीए बना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। तो इसी टाइप जो है आप देखोगे कि जैसे ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट हुआ था उस समय, जो एक तो वर्ल्ड बैंक बना था, है ना, फिर आईएमएफ बना था। फिर तो यही यूएन के जो और भी जो बने, जैसे यूनाइटेड नेशंस, जैसे ह्यूमन राइट्स है, मतलब ह्यूमन राइट्स का विंग है, इस तरह जो बहुत सारे आर्म से यूनाइटेड नेशंस के। तो इसी में जो है आपका यूनेस्को भी है ना, फिर जैसे यूनिसेफ भी है। तो जितना आप ज़्यादातर देखो जी, इसमें यूएन लगा होगा ना, वो यूनाइटेड नेशंस का बॉडी है, समझ गए। तो ये सारा वर्ल्ड वार टू के बाद हुआ था, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो वर्ल्ड वार टू के बाद हुआ था, तो इससे आप कॉमन सेंस से बता सकते हो कि वही 45 से 50 के बीच में हुआ होगा, है ना। तो इस टाइप के आपके ऑप्शंस रहेंगे, तो इस तरह से आप इलिमिनेट भी कर सकते हो अगर आपको नहीं पता हो तो 1949, समझ गए।
The first UNESCO Public Library Manifesto was prepared in 1949, outlining the role of public libraries in promoting education, culture, and democracy worldwide. It emphasized libraries as accessible centers for knowledge and lifelong learning, advocating for free access to resources for all. समझ गए? अब देखो, विच फार्मूला ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइजेज ऑन लाइब्रेरी एक्ट. तो लाइब्रेरी एक्ट पे कौन एम्फेसाइज कर रहा है? तो एवरी बुक इट्स रीडर. समझ गया? इसमें भी जो है एवरी बुक इट्स रीडर क्यों होगा? क्योंकि देखोगे कि इससे क्या कहा जा रहा है कि लाइब्रेरी एक्ट अगर आता है तो उससे क्या होगा? तो आपका पब्लिक लाइब्रेरीज बढ़ेगा. पब्लिक लाइब्रेरीज ही तो बढ़ेगा. लाइब्रेरी एक्ट लाया जाएगा तो उससे सेस लगा के अगर पब्लिक लाइब्रेरी गवर्नमेंट खोलती है तो वो जब पब्लिक को ही जब प्रोवाइड जो है कराया जाएगा तो क्या उससे होगा कि बुक्स जो है आपका वो एसेसेबल हो जाएंगी, है ना. एसेसेबल होंगी कॉमन पब्लिक को, एक्सेसिबल टू कॉमन पब्लिक. समझ गए? आम जनता को होंगी. तो वही हुआ एक तरह से बुक्स फॉर ऑल टाइप, है ना. बुक्स फॉर ऑल. और यही बुक्स फॉर ऑल आपका क्या कहता है कि एवरी बुक इट्स रीडर, है ना. तो ऐसे भी समझ सकते हो. The third law of library science, every book its reader, is closely associated with the concept of Library Act, as it emphasizes making books accessible to all potential readers, which often requires legislative support. समझ गया? तो ये आपको पता होगा कि जब मद्रास जो तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट जो है 1948 में लाया गया था. ये भी याद कर लो, फर्स्ट जो आपका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था. अब नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड्स एंड हैंडीकैप, तो ये आपका देहरादून में है. मैंने देखा भी है इसे, तो इसलिए मैं बता सकता हूँ इजली. तो उधर नेशनल लाइब्रेरी फॉर द ब्लाइंड एंड हैंडीकैप्ड इज लोकेटेड इन देहरादून, उत्तराखंड. आई थिंक ये मसूरी में है. मसूरी जो कहते हैं ना, क्वीन ऑफ हिल्स, वहाँ है ये, उत्तराखंड. दिस स्पेशलाइज्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड्स एसेसेबल रिसोर्सेज सच एज ब्रेल बुक्स, ऑडियो बुक्स एंड tactile materials to support visually impaired and differently abled individuals. समझ गए? अब देखो, तो इसमें आप एक और कॉमन सेंस भी बता सकते हो. जैसे ब्रेल लिपि जो है किसके लिए यूज होता है? तो वो ब्लाइंड पीपल के लिए यूज होता है. तो उसी में आप बुक देखे भी होगे थोड़ा थोड़ा. जैसे अगर किसी बुक में नीडल अगर आप थोड़ा थोड़ा घुसा दो ना, तो जैसा दूसरे तरह से एक तरह से पेज निकल जो जाता है ना, उसी टाइप का ब्रेल वाले बुक्स मिलेंगे आपको, देखोगे तो उसी को जो है फील करके फिंगर्स से पढ़ पाते हैं लोग. द करेक्ट रेशियो ऑफ असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन टू द डेवलपिंग स्टेट्स. डेवलपिंग स्टेट्स वो हो गए जो गरीब हैं, बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स वगैरह हो गए, तो उसमें 90% जो है पैसा वो आपका राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन देता है लाइब्रेरी इस्टेब्लिश करने को. देखो, The Raja Ram Mohan Rai Library Foundation provides assistance to public libraries in developing states in the 90-10 ratio, where the RRRLF funds 90% and the state contribute 10%. एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि RRRLF जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये कोलकाता में है. समझ गए? देखो, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड टू लाइब्रेरी सेस. तो लाइब्रेरी सेस किस चीज़ से रिलेटेड है? तो लाइब्रेरी सेस एवरी रीडर हीज हर बुक से भी क्या रिलेट कर सकते हो कि हर एक रीडर को जो है बुक मिल पाए, इसी का तो आप लाइब्रेरी सेस लगा के प्रावधान कर रहे हो. अब देखो, इसी में कहीं पे अगर कोई फर्स्ट लॉ लिख देता है, फर्स्ट लॉ कि बुक्स आर फॉर यूज, तो ये देखोगे तो सेंस थोड़ा कम निकलेगा, है ना. कि बुक्स यूज के लिए है तो इसमें लाइब्रेरीज यूज के लिए है, लेकिन वहाँ पे पब्लिक लाइब्रेरी हो, ये सब का, जैसे प्राइवेट लाइब्रेरी हो, ये सब की तो चर्चा नहीं है ना. तो इस तरह से आप देख सकते हो. देखो, सेकेंड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, एवरी रीडर हीजर बुक इज एसोसिएटेड विथ लाइब्रेरी सेस अ टैक्स लिविट टू फंड पब्लिक लाइब्रेरी. दिस लॉ एम्फेसाइजेज प्रोवाइडिंग एक्सेस टू रिसोर्सेज फॉर ऑल रीडर्स. समझ गए? which requires financial support to maintain collections and services. समझ गए? Library says as in the acts like Tamil Nadu Public Library Act ensures sustainable funding to acquire books and provide services that cater to diverse reader needs. समझ गए?
फॉर इंस्टेंस सेस जो आप लाइब्रेरी सेस लगाओगे, फंड्स कैन सपोर्ट इंक्लूसिव कलेक्शंस और आउटरीच प्रोग्राम। समझ गए कि जो बुक्स जो हैं वो मतलब कॉमन आप अगर देखें तो जितना नहीं खरीदते है ना, या फिर लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं होती, वो बुक्स भी जो है कॉमन समाज के लिए जो है अवेलेबल हो जाएंगी। क्योंकि आप समझ सकते हो बहुत सारे जो कितने सारे मतलब कवि हुए हैं वो सब, और जैसे दूसरे लैंग्वेज में मान लो कि कोई लैंग्वेज है, मान लो जब पाली है, तो पाली लैंग्वेज का जो है बिल्कुल कोई मतलब रीडर नहीं मिल रहा है, लेकिन उनके जो जब बुक्स हैं अगर वो नहीं छपे तो आप समझ रहे हो धीरे धीरे मतलब विलुप्त हो जाएगा वो लैंग्वेज। तो इस तरह से भी जो है लाइब्रेरी से हेल्प करता है। समझ गए, अलाइनिंग विद द लॉज गोल ऑफ इंश्योरिंग एवरी रीडर हैज एक्सेस टू रिलेवेंट मटेरियल, देयर बाय प्रमोटिंग इक्विटेबल लाइब्रेरी सर्विसेज। समझ गया। अ लाइब्रेरी दैट इज रन बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, ये आपका कहाँ का सुना हुआ लग रहा होगा आपका टर्म। ये एक डेमोक्रेसी का जो होता था ना कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर, मतलब ऑफ द पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, तो वहाँ से आया है। अ लाइब्रेरी डेट इज रन बाय जैसे बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल इज कॉल्ड, तो पब्लिक लाइब्रेरी होगा। समझ गए आप। अब देखो, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइजेज लाइब्रेरी सर्विसेज फॉर द डिसेबल्ड एंड ब्लाइंड, तो डिसेबल्ड एंड ब्लाइंड के लिए, तो इसमें आप कॉमन सेंस लगाओगे तो यही होगा ना कि वो डिसेबल्ड हो, ब्लाइंड हो, लेकिन फिर भी उसे बुक्स जो है मिलना चाहिए, है ना। तो यही हुआ ना कि एवरी रीडर इधर डिसेबल्ड हो या एबल हो, वो उसको बुक मिलना ही चाहिए। तो वही यहाँ से समझ सकते हो आप, एवरी रीडर हीज हर बुक, तो ये सेकेंड लॉ हो गया। अब देखो, बाय द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट इट इज मैंडेटरी टू सेंड अ कॉपी ऑफ ईच पब्लिकेशन टू डिपोजिटरी लाइब्रेरी विद इन हाउ मेनी डेज, कितने दिन के अंदर आपको भेजना पड़ता है, तो 30 डेज के अंदर भेजना पड़ता है आपको। समझ गया। और ये भी याद कर लो कि डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट जो था वो 1954 में आया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस फोकस है ऑन रीडर्स, तो रीडर्स पे कौन फोकस करता है, तो आपको एक तो फोर्थ लॉ आप बता सकते हो कि जैसे मत है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, और एक कौन है, तो आपका सेकेंड लॉ है एवरी रीडर हीज हर बुक, ये तो आपको पता होगा सेकेंड लॉ एंड फोर्थ लॉ। अब देखो, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये हो गया ना, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज रिलेटेड टू एक्सटेंशन सर्विसेज। अब एक्सटेंशन सर्विसेज क्या होता है, एक्सटेंशन सर्विसेज होता है आपका कि देखो कोई एक्स्ट्रा जो आप सर्विस ये कर रहे हो, मानो कि आप एग्जीबिशन लगा रहे हो अपने लाइब्रेरी का स्कूल की तरफ से, जिसमें आप बहुत सारे मतलब मान लो कि 10,000 बुक्स जो हैं वो मतलब कॉमन पब्लिक को दिखाया जाएंगे, है ना, कॉमन पब्लिक को दिखाया जाएंगे। तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपका जो अनयूज्ड बुक्स है वो भी मतलब सामने आएंगे लोगों के कि अच्छा यहाँ पे ये बुक भी मिलता है। तो यही हुआ ना कि जितने भी बुक्स हैं उसको आप एक तरह से यूजर तक पहुँचा रहे हैं, है ना। तो ये आपका थर्ड लॉ हो जाएगा, एवरी बुक इट्स रीडर। समझ गए। तो ये आप एग्जीबिशन से याद कर सकते हो। या फिर आपको कोई और लगता है एक्सटेंशन सर्विस, जैसे बहुत लोग कहेंगे कि इसे ऐसा भी तो मान सकते हैं कि जैसे फिफ्थ लॉ कि जैसे लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, तो क्यों, क्योंकि लाइब्रेरी में जो है जैसे पहले एक्सटेंशन सर्विस नहीं होता रहेगा और उसके बाद अब जो है नया जो है एक्सटेंशन सर्विस भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो नहीं, ऐसा नहीं क्यों कह सकते हैं, क्योंकि देखो एक्सटेंशन सर्विस जो है जो भी इस तरह के बहुत सारे सर्विसेज हो सकते हैं ना, है ना, तो ये सब हमेशा से होते आया है। इट्स नॉट लाइक कि आप कुछ नया सोच के वैसा बना रहे हो, कुछ नया इन्वेंशन हो जाता है। जैसे मैं बताया था कि जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल हुआ जो है मतलब चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी हो गया, ग्रोक है, बहुत सारे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है, क्लाउडी है वो, तो ये सब जो अगर लाइब्रेरी में आप ला रहे हो तो या नई टेक्नोलॉजी, तो वो आपका लाइब्रेरी जो ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म में आएगा। तो ये सब आप डिफरेंस जो है समझो। समझ गए। अब देखो, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइजेज ऑन क्लासिफाइड अरेंजमेंट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, क्लासिफाइड अरेंजमेंट ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी। समझ रहे हो। तो लाइब्रेरी में जो है आप बहुत अच्छे से क्लासिफाई करके अरेंज कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि लोगों को जो है जैसे खोजना आसान हो जाएगा,
खोजना आसान होगा तो क्या होगा कि टाइम जो है आपका सेव होगा। तो सेव द टाइम ऑफ द यूजर कौन था, तो फोर्थ लॉ। समझ गया। अब देखो, व्हेन द फर्स्ट मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर रंगनाथन। देखो, तो ये जो है आपका बनारस में कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें जो है इन्होंने प्रेजेंट किया था। एक तरह से लाइब्रेरी वीक टाइप ही कह लो, उसी टाइप का कॉन्फ्रेंस था 1930 में, याद कर लो आप। और दिसंबर 26 से 1930। तो एक तो आप ऐसे याद कर लो कि ये जो है ऐसे 30 और 1930, तो ऐसे दोनों 30 याद रहेगा तो आपको याद रहेगा चलता। और यहाँ पे 26, तो ऐसे याद कर लो क्रिसमस के एक दिन बाद। अब देखो आपको याद हो गया होगा। तो 26 टू 30 दिसंबर 1930। समझ गया। और ये कहाँ हुआ था, तो बनारस में हुआ था, ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस हुआ था वहाँ। तो डॉक्टर एस आर रंगनाथन प्रेजेंटेड फर्स्ट मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट ड्यूरिंग द ऑल इंडिया library conference held in Banaras from December 26 to 30, 1930. This model act outlined a systematic approach to establishing public libraries, including funding through library cess and administrative structure to ensure accessibility. समझ गया। इनका बस यही था। रंगनाथन का आप देखोगे कि इन्होंने इतना लाइब्रेरी साइंस के लिए किया है ना, और सोचो वो लाइब्रेरी साइंस से पहले थे भी नहीं। वो पहले जो है रंगनाथन जी पहले मैथमेटिशियन थे। उसके बाद इन्होंने जब लाइब्रेरी साइंस में घुसे तो देखो पूरा द क्लासिफिकेशन से लेके क्या क्या, मतलब पूरा मैथमेटिकली जो है ना और स्टैटिस्टिकली वो उन्होंने जो लाइब्रेरी साइंस में लाने का कोशिश किया। समझ गया। तो फॉर एग्जाम्पल इट प्रोपोज अ नेटवर्क ऑफ लाइब्रेरीज टू सर्व रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन। समझ गया। तो यही इन्फ्लुएंस जो है फ्यूचर में बढ़ते बढ़ते तमिलनाडु पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आ गया था। अब देखो, व्हेन इंपेरियल लाइब्रेरी वाज इस्टेब्लिश्ड, तो इंपेरियल लाइब्रेरी कब इस्टेब्लिश हुआ था, तो 1891 में। कहाँ पे, तो कोलकाता में। और यही इंपेरियल लाइब्रेरी जो है फ्यूचर में आपका जो है मतलब नेशनल लाइब्रेरी बनेगा आपका इंडिया का, नेशनल लाइब्रेरी। समझ गए। देखो, द इंपेरियल लाइब्रेरी वॉज established in 1891 in Kolkata, created by merging several existing libraries including the Calcutta Public Library to form a centralized repository of knowledge during British rule. It aimed to serve colonial administrators, scholars. देखो, ऐसा मत सोचो कि ये जो है आम जनता को एडुकेट करने के लिए ऐसा किया हो। जब अंग्रेज बहुत ज़्यादा लोग रहने लगे इंडिया में, और उस टाइम में तो कैपिटल इंडिया का जो है यही हुआ करता था, ब्रिटिश इंडिया का कोलकाता। तो वो लोग अपने लिए भी तो बनाएंगे ना, कि जैसे जहाँ जैसा ब्रिटिश का रखे हुए थे वैसा यहाँ का रखते हैं ना, मतलब कोलकाता का जैसा मतलब ब्रिटेन में था, यूके में, वैसा ही यहाँ का बनाना चाह रहे थे। क्योंकि उन्हें तो नहीं पता था ना कि कभी छोड़ के भी जाना है। तो ये सब जो है पूरा उस टाइप का सिस्टम्स जो है वो बनाना शुरू कर दिए थे इंडिया में। तो समझ गए। तो वो बेसिकली देखो तो उन्हीं के जो लोग थे और एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, उनके लिए वो बेसिकली बनाया गया था, जो कि बाद में जो है आम जनता के लिए ओपन कर दिया गया था नेशनल लाइब्रेरी जब बना। तो समझ गया। scholars and the public by providing access to a vast collection of books and manuscripts. For example, it housed important historical documents and literature supporting research and governance. The establishment of the Imperial Library marked a significant step in organizing library services in India, laying the groundwork for its transformation into the National Library, जो मैं कह रहा था पोस्ट इंडिपेंडेंस इन 1948। तो ये जो 1891 में आपका इस्टेब्लिश हुआ आपका इंपेरियल लाइब्रेरी, वही नेशनल लाइब्रेरी जो है 1948 में जब देश आज़ाद हो गया था 1947 में, तो नेक्स्ट ईयर ही उसे कन्वर्ट कर दिया गया। आ गया समझ में। आपको कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। अब देखो, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइज लाइब्रेरी नेटवर्क्स एंड CD रोम। लाइब्रेरी नेटवर्क्स एंड CD रोम, तो ये देखो क्या है कि ये सब आपका नेटवर्क से क्या आप कर सकते हो। जैसे आप देखो क्लाउड कंप्यूटिंग आप सुन रहे होगे आजकल, कि जो आपका कंप्यूटिंग जो है वो कहीं और के सर्वर में होता है और आपको स्टोरेज की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे आप खुद देख लो ना, डिज्नी हॉटस्टार देखते होगे आप, या फिर नेटफ्लिक्स देखते होगे आप, तो
वो मतलब क्या देखते हो, आपके पास स्टोर है ही नहीं कुछ भी। आपका जो है मतलब कंप्यूटर, सॉरी, अगर आपका मतलब टीवी पुराना भी है, उस मतलब 4K सपोर्ट नहीं कर सकता है, फिर भी जो है आप ऐप पे जो है चला पा रहे हैं पूरा मतलब कंप्रेस करके, और वो कहीं और स्टोर है फाइल। तो आपका एक टर्मिनल हो गया बस, और टर्मिनल पे एक्सेस कर रहे हैं वो। प्रोसेसिंग भी कहीं और हो रहा है, उसका स्टोरेज भी कहीं और हो रहा है। तो ये आपका क्लाउड कंप्यूटिंग ही हुआ मानो तो। और लाइब्रेरी नेटवर्क्स में कोई ज़रूरी नहीं कि क्लाउड कंप्यूटिंग आता है। लाइब्रेरी नेटवर्क्स में एक सेंट्रलाइज नेटवर्क हो सकता है, हब हो सकता है, जहाँ से मतलब जैसे दूसरे जगह इंफॉर्मेशन एक्सेस किया जा रहा हो, है ना। जैसे सर्वर्स भी कहीं और हो सकता है। तो ये सारा जो है, और सी डी रोम आपको पता ही होगा कि जब पहले जैसे जब फ्लॉपी डिस्क आया, उसके बाद देखोगे सीडी आया, डीवीडी आया, ब्लूरे फिर आ गया, जो मतलब ब्लूरे जो आपका डिस्क हुआ करता था। फिर देखोगे हार्ड डिस्क ड्राइव बहुत अच्छा अच्छा आने लगा, उससे उसके बाद भी एसडीडी आने लगा, जैसे सॉलिड स्टेट ड्राइव। अब उसके बाद देखो तो मतलब क्लाउड स्टोरेज आ गया, जैसे आप गूगल जो है मतलब क्लाउड यूज करते हैं, है ना। तो ये सब जो हो गया, तो ये आप देख सकते हो कि जनरेशन वाइज जो है आपको टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आपको दिख रहा है ना। तो ये आपको जनरेशन वाइज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स यही हुआ ना कि नया टेक्नोलॉजीज आप इनकॉर्पोरेट किए जा रहे हो आप अपने लाइब्रेरी में। तो ये आपका लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म हो गया होगा, समझ गए ये। तो आपका फिफ्थ लॉ हो जाएगा। तो मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि जिन्हें ऐसे मतलब नोट्स मतलब अच्छा लग रहा हो, और जो इसका इसी टाइप का हमने 5000 क्वेश्चंस का जो है बैंक बनाया है, जिसको पूरे 100 जो टोटल चैप्टर्स आप कह सकते हो लाइब्रेरी साइंस में, उसके जो है हर एक चैप्टर पे हमने 50 क्वेश्चंस ईच रखा है। तो जिससे 5000 क्वेश्चन जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं लाइब्रेरी साइंस पे और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसका मैंने जो है क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है। जो और इसके साथ जो है मैं एक बोनस में आपको 1500 स्लाइड्स के आसपास का पूरा जो लाइब्रेरी साइंस का सिलेबस है उसका आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूँगा, ये केवल 999 रुपये में। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मुझे आपको जैसे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा प्रोसेस कैसे बाई करनी है, आपको मतलब यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हो। तो ये सब अब देखो, तो आगे देखते हैं। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड टू स्लम एरिया। देखो बहुत ज़्यादा अगर इसमें जो आपका अगर मान लो कि कोई मतलब क्वेश्चन है जिसको मैं जैसे अगर स्केप कर दे रहा हूँ इजी समझ के, लेकिन आपको अगर टफ लग रहा हो वो क्वेश्चन, और जो है आपको मतलब देखो क्वेश्चन आप एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ोगे तभी वो फ़ायदा हो पाएगा। मैं जैसे मतलब बहुत स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि उनके पास कोई जैसे ऑब्जेक्टिव की जो है जैसे बुक हो, तो देखो मतलब बुक में तो यही है ना कि आप जैसे क्वेश्चन देखोगे, उसके बाद ऑप्शन देखोगे कि उसका आंसर क्या है, लेकिन वो आंसर क्यों है वही तो मेन पढ़ाई है ना। वो तो आपको नहीं मिलेगा। तो आप अगर पढ़ना चाहते हो सही में, तो आपको जो है एक्सप्लेनेशन के साथ अगर आप पढ़ते हो तो बहुत फ़ायदे में रहोगे। तो ये मैं जैसे बताना चाहूँगा, और इसी कारण से जो मैं जो है ऐसा जो है एक तरह से मैंने बनाया मतलब क्वेश्चन बैंक मानो तो विथ एक्सप्लेनेशन की, जिससे सच में फ़ायदा हो सके। नहीं तो ऐसे तो यार कुछ भी मतलब दे दो आंसर है तो है, क्या फ़र्क पड़ता है ना। तो चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन 26, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड टू स्लम एरिया। स्लम एरिया से कौन सा रिलेटेड है, तो देखो स्लम एरिया तो ये सेकेंड लॉ। अब देखो स्लम एरिया भी हो तो उसमें क्या होगा, बहुत पुअर स्टूडेंट्स होंगे या पीपल होंगे, है ना। पुअर पीपल होंगे तो जिनके पास खाने का पैसा नहीं है, वो आपको लगता है कि महंगे महंगे बुक्स जो है लेके जो पढ़ेंगे, तो वो आपका पब्लिक लाइब्रेरी से ही आपका पढ़ पाएंगे। तो ये स्लम एरिया भी हो, लेकिन यहाँ पे क्या फोकस किया जा रहा है कि स्लम एरिया के पीपल पे आपका फोकस होगा कि उन्हें उन्हें भी बुक मिलना चाहिए, है ना। तो ये क्या हो गया, एवरी रीडर हीज हर बुक, ऐसे आप सोच सकते हो। अब देखो व्हेन डॉक्टर रंगनाथन मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट हैड अमेंडेड। तो रंगनाथन का जो है मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब अमेंड किया गया था, तो 1957 में और 1972 में, समझ गए। देखो डॉक्टर एस आर रंगनाथन मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज अमेंडेड इन 1957। कैसे याद करोगे, तो आप 1857 की लड़ाई आपको पता होगा, फर्स्ट वार जो एक तो वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो कहते हैं, जो एक तो मंगल पांडे वगैरह का जो था, आप मूवी भी देखे होंगे हो सके तो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, उससे याद कर लो आप 1957,
है ना, 1957, और उसके 20 ईयर्स लेटर। अब याद हो गया होगा आपका कि जो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था कब कब अमेंड हुआ, तो एक 1957 और एक 20 साल बाद 20 साल नहीं है ये, मैं ऐसा कहना चाह रहा था कि इसमें जो है मतलब 5 से यहाँ 7 हो जाता है, इस साल से 20 साल बाद, इस तरह से मैं कह रहा था। तो आप याद कर लेना, और ऐसे भी याद करना है तो ऐसे याद कर लो कि 1971 वाला बांग्लादेश वॉर था उसके आसपास, है ना। तो एक आप याद कर सकते हो 1857 और एक जैसे बांग्लादेश वॉर। तो इस टाइप से विजुअलाइज करके कुछ याद करोगे ना। अब देखो, आप अगर जब भी आपसे कोई पूछेगा कि मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट कब जो है जैसे मतलब चेंज किया गया था, मतलब अमेंड किया गया था, तो आपको दिमाग में अगर आप विजुअलाइज किए होगे अभी कि अच्छा रंगनाथन जी, और उसके बाद जो है एक तरह से फर्स्ट बार जो एक तो मंगल जो है जो पांडे वाला जो वॉर हो गया, और सेकेंड बार जो हुआ आपका जो बांग्लादेश वॉर हो गया, तो इस अनुसार आप जो है रिलेट करके विजुअलाइज करोगे तो आप तुरंत टिक लगा सकते हो। तो इसको एक टर्म भी कहा जाता है वैसे, mnemonics। mnemonics कि आप इस तरह से कोई भी चीज़ याद करो कि वो बहुत दिन तक याद रह जाए। आपको पता है, एक मेरे कॉलेज का एक स्टूडेंट था, उसने पाई का जो है 70,000 डिजिट्स तक जो है उसने याद किया था। तो वो सोचो इस लेवल तक का कोई याद कर सकता है तो कुछ ना कुछ तो दिमाग लगा सकते हो ना आप याद करने के लिए, है ना। तो वही रिलेट करके याद किया करो। देखो तो एक देखो, एक और चीज़ मैं बताऊंगा कि फर्स्ट वाला आपको याद होगा कि ये कहाँ हुआ था, 1930 में जो है आपका बीएचयू में, जो मतलब सॉरी बीएचयू में नहीं, बनारस में कह सकते हो कि उन्होंने मतलब एस आर रंगनाथन जी ने प्रेजेंट किया था मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, जिसके बाद 1948 में जो है आपका तमिलनाडु में इम्प्लीमेंट भी किया गया था, और उसके बाद जो है फर्स्ट अमेंडमेंट लाया गया 1957 में, और सेकेंड अमेंडमेंट लाया गया 1972 में। समझ गए। तो देखो एक क्वेश्चन में जो है आपका देखोगे तो 4-5 क्वेश्चन आपका जो है तैयार हो जाएगा इस तरह से पढ़ोगे तो। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड टू एक्सटेंशन सर्विस, तो एक्सटेंशन सर्विस मैंने बताया था थर्ड लॉ। कैसे याद कराया था मैंने कि एक्सटेंशन सर्विस को एग्जीबिशन से याद कर लो। एग्जीबिशन अगर लगाया जा रहा है बुक्स का, बुक एग्जीबिशन से इसको रिलेट करके याद कर लो आप कि एक्सटेंशन सर्विस से लाइब्रेरी में जो है मतलब एक्स्ट्रा मतलब सर्विस दिया जा रहा है, जिसमें जैसे बुक एग्जीबिशन लगाया जा रहा है। तो बुक एग्जीबिशन से क्या होगा, बुक जो है सबके सामने जाएंगी, है ना। तो मतलब बुक्स जो है जो इंटेंडेड यूजर होंगे वहाँ तक पहुँचेंगे। तो एवरी बुक इट्स रीडर। समझ गए। तो ये थर्ड लॉ हो गया। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो RRR-LF से जो है ना बहुत क्वेश्चन आते हैं। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन, तो ये आपका जो है कब इस्टेब्लिश हुआ, व्हेन, फिर तो 1972, कहाँ, वेयर, तो कोलकाता। क्या काम करता है, तो एक तरह से फंडिंग देता है जैसे पब्लिक लाइब्रेरी वगैरह के लिए। आपका जैसे डेवलप्ड स्टेट, डेवलपिंग स्टेट के लिए 90-10 रेशियो में देता है। 90% यही फंडिंग देता है, और 10% जो है डेवलपिंग स्टेट को देना पड़ता है। बहुत जगह जो है 50-50% भी फंडिंग देता है। बहुत जगह देखोगे 60-40 का भी आपको फंडिंग लिखा हुआ होगा, है ना। तो ये आप जो है बेसिक याद कर लो। और ये किसके अंदर आता है, तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है उसके अंदर आता है। समझ गए। तो RRR-LF से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। अब देखो एक्सप्लेनेशन पढ़ ही देता हूँ मैं। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन इज रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, established in 1972. The RRR-LF promotes public library services nationwide, and the Ministry of Culture provides oversight, funding, and the policy support to align its activities with national culture and educational goals. अब देखो नेशनल कल्चर एंड एजुकेशनल गोल्स क्या हुआ, तो ये बहुत डीप चीज़ है कि आपका जो कल्चर है देश का, एक मैं इसके साथ ही चलो बता ही देता हूँ कि एक नालंदा का आप नाम सुने होंगे, नालंदा यूनिवर्सिटी का। ये यूनिवर्सिटी बिहार में हुआ करती थी, और वो मतलब वर्ल्ड की फर्स्ट यूनिवर्सिटी आप कह सकते हो। जैसे तक्षशिला और नालंदा जो था वो इंडिया में ही था, ऑब्वियस सी बात है। उस समय अब जैसे पाकिस्तान में चला गया तक्षशिला, लेकिन
नालंदा यूनिवर्सिटी जो था, तो सोचो उसमें वो यूनिवर्सिटी 800 साल तक चला था, 800 साल तक सोचो। और उस यूनिवर्सिटी में सब चीज़ का पढ़ाई होता था, मतलब जैसे एस्ट्रोनॉमी से लेके आपका जैसे मेडिसिन हो गया, फिर जैसे फिलॉसफी हो गया, ये सब चीज़ का। और उस टाइम में लगभग हज़ारों साल पहले। और उसमें मान लो कि लगभग कहा जाता है कि 10,000 तो आपके एडुकेटर्स थे जो पढ़ाते थे। वो पूरा एरिया ही मानो कि एडुकेशन के लिए फेमस था, और पूरे वर्ल्ड से लोग पढ़ने आते थे। अब जो है, तो उसमें हमारा रिसर्च भी स्टोर किया हुआ था जितना था, मतलब एक तरह नॉलेज का ही सेंटर कह सकते हो। जब उतना रिसर्च होगा, 800 साल कोई यूनिवर्सिटी चलेगी, तो कुछ ना कुछ तो, कुछ ना कुछ क्या, बहुत चीज़ें होंगी। तभी तो आर्यभट्ट वगैरह का ये सब, जैसे ऐसे ऐसे लोग जो है तो बने, मतलब जब बिहार से भी और इंडिया से ही कह सकते हो, जो मतलब पूरा जो है एक तरह से जीरो का आविष्कार किए हैं। फिर बहुत चीज़ें, रेडियस ऑफ अर्थ हो गया, ऐसे ऐसे मतलब बहुत चीज़ें वो जैसे बता रखे हैं। तो फिर उतना मतलब कैसे पॉसिबल हो पाया? जैसे एक तो संस्कृत लैंग्वेज देखो, इतना जो परफेक्ट लैंग्वेज बोला जाता है कि मतलब आगे जैसे आम गच्छामि, गच्छामि आम, दोनों का मीनिंग सेम हुआ। और जैसे परफेक्शन जो है ना, जितना हो सकता है किसी लैंग्वेज में, तो वो मैथमेटिकली भी जो परफेक्ट लैंग्वेज है। मैं ऐसे ही नहीं, मतलब एग्जैजरेट करके नहीं बता रहा हूँ, वो लिटरली जो है कि परफेक्ट लैंग्वेज है ना। आप अगर जैसे जानते होगे संस्कृत, तो अब देखो, तो अब मतलब क्या हुआ, तो इसमें पूरा आपका जैसे कल्चर एंड एडुकेशन जो कह रहे हैं ना, जो है मतलब कल्चर एंड एडुकेशनल गोल, तो ये पूरा आपका कल्चर एंड एडुकेशन जैसे प्रिजर्व करके रखा हुआ था नालंदा यूनिवर्सिटी। अब क्या हुआ कि बख्तियार खिलजी आया, जो मतलब खिलजी डायनेस्टी का आप नाम सुने होंगे। अब ये पागल इंसान ऐसा कहा कि ये सब जो है नॉलेज जो है वो इस्लाम के साथ कंपेटेबल नहीं है। मैं इस्लाम का यहाँ पे ऐसा नहीं हूँ कि कोई मुझे कमेंट सेक्शन में गाली दे, बट इट्स ट्रू। उसका यही मानना था कि ये सब जो है, जो नॉलेज जो है वो इस्लाम के साथ कंपेटेबल नहीं है। और उसने नालंदा यूनिवर्सिटी को पूरा तुड़वा दिया, मतलब पूरा जला दिया मानो तो। लिटरली कहा जाता है कि नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी 6 महीने तक जलती रह गई। तो लाइब्रेरी 6 महीने तक जलती रह गई, तो आप समझ सकते हो कितना डॉक्यूमेंट रहा होगा उसमें, और कितना रिसर्च रहा होगा। तो एक पागल इंसान के कारण आपका पूरा कल्चर, जो आपका कल्चर और रिसर्च जो पूरा हो गया, जो 800 साल तक आपने किया, वो सारा का सारा ख़त्म हो गया। तो इस कारण से आप समझ रहे हो कि लाइब्रेरी का कितना इंपॉर्टेंस है। एंड आप जो एज ए लाइब्रेरियन कितना बड़ा सरस्वती का काम कर रहे हो। आप लाइब्रेरी को जैसे जो है, आप रियल सरस्वती को आप जैसे प्रिजर्व कर रहे हो मानो तो, जैसे नॉलेज को, समझ रहे हो। तो राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन इतना डीपली, ये जो कहते हैं ना कि नेशनल कल्चर एंड एजुकेशनल गोल्स, तो इस चीज़ के लिए जो है कि आपका जैसे बैकग्राउंड में भी तो चलते रहना चाहिए ना कुछ, जैसे मतलब कल्चरल रेजुविनेशन, ठीक है, जैसे भूखमरी हुआ, लोग जैसे मरे, तो वो भी तो हैंडल किया जा रहा है, लेकिन साइड बाय साइड आपका कल्चर भी तो प्रिजर्व रहना चाहिए। तो ये सब में जो है RLF और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है मिल के काम करते हैं। समझ गए होंगे आप। देखो, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइजेज ऑन स्टैक रूम गाइड। तो स्टैक रूम गाइड, कि स्टैक रूम मतलब रूम में जो है स्टैकिंग किया हुआ है, तो उसका गाइड हो कि आप वहाँ तक पहुँच सके। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम ऑफ रीडर जो है वो सेव होगा। तो ये फोर्थ लॉ हो जाएगा। समझ गए। अब देखो, विच फार्मूला ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइजेज ऑन लाइब्रेरी एक्ट। लाइब्रेरी एक्ट के साथ जो है कौन सा एम्फेसाइज करता है, मैंने बताया है एवरी बुक इट्स रीडर, कि जितने बुक्स अब पब्लिश हो रहे हैं उसको रीडर तक पहुंचाई जा सके, है ना। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड टू बुक सिलेक्शन, मैंने बताया था सेकेंड लॉ, एवरी रीडर हीज हर बुक। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइजेज ऑन लोकेशन फर्नीचर, ये मैंने बताया था फर्स्ट लॉ। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइजेज ऑन अरेंजमेंट ऑफ बुक्स इन द हेल्पफुल सीक्वेंस। हेल्पफुल सीक्वेंस में बुक अरेंज होगा तो क्या होगा, सेव द टाइम ऑफ द यूजर, बचेगा समय। तो ये फोर्थ लॉ हो जाएगा। अब देखो, इन विच ईयर द पब्लिक लाइब्रेरी मैनुअल वाज अमेंडेड बाय यूनेस्को इन कोलैबोरेशन विद IFLA। IFLA क्या है, तो इंटरनेशनल फेडरेशन, रुको लिख देता हूँ मैं, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस।
समझ गया। तो IFLA जो है आपका इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन है। अगर फुल फॉर्म कहीं पे पूछा जाता है तो आप याद कर लेना, ए तक ही ख़त्म नहीं हो जाता है, एंड इंस्टीट्यूशंस भी होता है उसमें। समझ गए। तो आपका पब्लिक लाइब्रेरी मैनुअल जो है, जो यूनेस्को द्वारा प्रिपेयर किया जाता है, तो वो IFLA के साथ कोलैबोरेट करके जो है कब इन्होंने चेंज किया, तो ये 1972 एंड 1994 होता है। समझ गए। देखो 1972 एंड 1994। तो यहाँ पे ऐसे जब समझ गए, तो अब यहाँ पे आपको कैसे याद करना है, तो वहाँ आप इंडिया वाला लाइब्रेरी मैनिफेस्टो याद किया था कि आपका जो है कि बांग्लादेश वॉर से याद होगा आपको, है ना, जो मतलब 1857 से मैंने रिलेट कराया था 1957, और इंडिया बांग्लादेश वॉर से जो है एक तो रिलेट करवाया था 1972, है ना, एक तो सेकंड अमेंडमेंट रंगनाथन वाला, जो तो मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी। अब तो वैसे ही यहाँ कर लो याद कि 1972 वहाँ पे था, तो वहाँ से 1972 में एक बार जब उसमें हुआ तो यहाँ भी हो गया, और एक बार और इसके जस्ट 22 साल बाद 1994 में। समझ गया। देखो यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वाज अमेंडेड इन 1972 एंड 1994 इन collaboration with the International Federation of Library Association Institutions IFLA. These revisions updated the original 1949 मैनिफेस्टो। तो फर्स्ट मैनिफेस्टो मैंने आपको बताया था कि जो है इसका यूनेस्को जब बना था, तो कब बना था, जब बना होगा तभी आया होगा, तो 1949 में बना था। मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जो तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो बना था, तो जो यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गेनाइजेशन, तो उसी में यूनेस्को भी था। तो एक और चीज़ याद कर लो कि यूनेस्को जो है लाइब्रेरी के लिए बहुत काम किया है। समझ गया ना, कि दिल्ली जो एक तो पब्लिक लाइब्रेरी है, वो भी यूनेस्को के साथ ही हेल्प के साथ, मतलब उनके साथ ही बनाया गया है इंडिया में भी। तो देखो, तो फर्स्ट मैनिफेस्टो 1949 का हो गया, मैनिफेस्टो टू रिफ्लेक्ट चेंजेस इन लाइब्रेरी रूल्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटल नीड्स। द 1972 अमेंडमेंट एम्फेसाइज लाइब्रेरीज रूल्स इन एडुकेशन एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन वाइल द 1994 वर्जन। तो देखो, तो 1972 में जो हुआ उसमें मतलब किस चीज़ पे एम्फेसाइज किया गया, तो लाइब्रेरीज रोल इन एडुकेशन एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन। जो मैं जैसे थोड़ी देर पहले जो है एक तरह से डिस्कस किया था ना, अभी जो पुराना नालंदा वाला जो मतलब स्टोरी बताया था, तो वो यहाँ पे भी यही आप जैसे एक तो सेम देख रहे होगे कि रोल इन एडुकेशन एंड जो है मतलब कल्चरल प्रिजर्वेशन। तो यहाँ से आप देख रहे होगे कि धीरे धीरे जो है जो पूरे वर्ल्ड में हो रहा था लाइब्रेरी वाला, वही सेम टू सेम इंडिया में भी हो रहा था, है ना। तो यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। वाइल इन 1994 वाला जो वर्जन था, इनकॉर्पोरेटेड द इम्पैक्ट ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी। आप देखो ऐसे याद रखोगे कि मतलब 1990 के आसपास से जो है आप देखोगे मतलब कंप्यूटर्स आने लगा, इंटरनेट आने लगा, ये सब टाइप में टेक्नोलॉजी आने लगी, मतलब डिजिटल दुनिया आने लगी पूरा। देखो तो ये डिजिटल दुनिया को जो है इनकॉर्पोरेट करने के लिए और इंफॉर्मेशन एक्सेस के लिए आपका लाइब्रेरी जो है वो डिजिटल डिवाइड को कैसे कम करें। आप देखे होंगे इंडिया में भी इसी का जो है एक तो फॉलो होने लगा था, जो गांव में जो है पंचायत हो गया, ब्लॉक हो गया, वहाँ पे जो है कंप्यूटर मतलब एडुकेशन वगैरह जो एक तो फैलाया जा रहा था। तो वो आपका या फिर जो है मतलब जो भी लाइब्रेरी थी उसमें तो कंप्यूटर्स जो है जब भेजे जा रहे थे, जिससे लोग जो हैं आपका जैसे न्यूज़पेपर्स देख सकते हैं, और भी जितने भी फैसिलिटीज़ है कंप्यूटर्स की हेल्प से ले सकते हैं, तो वो भी जैसे डिजिटल डिवाइड को कम करता है। तो इस तरह से याद कर सकते हैं 1994 में जो है आपका जो मतलब वर्जन इनकॉर्पोरेट किया गया किसका, यूनेस्को का और IFLA का। IFLA का क्या फुल फॉर्म मैंने बताया, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन एंड इंस्टीट्यूशन। समझ गया। तो ये दोनों जो है मिलके दो मैनिफेस्टो जो बनाया। तो मतलब फर्स्ट वाला हो गया आपका कि एडुकेशनल एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन करने के लिए 1972 में, ठीक 22 साल बाद जो है 1994 में जो है आपका हो गया उनका कि आपका डिजिटल डिवाइड जो है वो कैसे कम कर सकती है लाइब्रेरी। तो देखो फॉर एग्जांपल द 1994 मैनिफेस्टो हाईलाइटेड लाइब्रेरीज रोल इन ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड। समझ गए। अब देखो when the new public library manifesto was prepared by UNESCO, तो लेटेस्ट वाला जो प्रिपेयर हुआ था ये 2022 में हुआ था। समझ गया। 2022 27 जुलाई 2022 27/7/2022। तो देखो
ये याद करना आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अब देखो मैं जो ट्रिक बताता हूँ उससे तुरंत याद हो जाएगा। ये बाकी याद कर लो, 2 है और बस 2 बार 7 है ना। अब आप याद कर लोगे इतना सारा। अब देखो आपको आंख में छप गया होगा ये, बाकी सारा 2 है और बीच में 2 बार 7 है ना। तो 27/7/2022 समझ गए। तो ये जो लेटेस्ट आपका जो है एक तरह से लाइब्रेरी मैनिफेस्टो, वही यूनेस्को और IFL का जो आया था, तो इसका जो है देखो, तो इसका क्या था, जो आपका लेटेस्ट जो चैलेंजेज आ रहे हैं उसको अपडेट करते हुए कि आपका डिजिटल इंक्लूजन हो सके। जैसे इंडिया में भी देख रहे होगे कि बहुत सारा मतलब इंक्लूजन स्कीम्स वगैरह लाया गया, तो अब इंक्लूसिविटी पे ध्यान दिया जा रहा है। अब देखोगे तो मतलब डिजिटल इंक्लूजन हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट इन डिजिटल एज। तो ये सब आप जो है ना, ये बोरिंग लग रहा होगा सुन के, डिजिटल इंक्लूजन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी इंगेजमेंट इन डिजिटल एज वगैरह, लेकिन ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि पूछा जाता है ये। देखो, इट रिफ्लेक्ट्स एडवांसमेंट्स इन टेक्नोलॉजी सच एज ऑनलाइन एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड द नीड फॉर लाइब्रेरीज टू सपोर्ट लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड सोशल इक्विटी। समझ गया। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइजेज ऑन इफेक्टिव बुक सर्कुलेशन सिस्टम। अब देखो, इफेक्टिव बुक सर्कुलेशन सिस्टम मतलब क्या होता है, तो पहले आपको जानना होगा कि बुक सर्कुलेशन सिस्टम क्या होता है। तो इसमें जो है आप बुक जैसे इशू कराते हो, फिर उसको वो आपके पास रिटर्न होके आता है ना। इसमें आप फाइन भी लगाते हैं, फिर इसमें जो है रिटर्न होके आने से पहले ही जो है कोई इसमें प्री बुक कर सकता है ना, कि वो रिटर्न होके आएगा तो वो मेरे पास आ जाएगा, है ना। एडवांस बुकिंग टाइप समझ सकते हो। तो ये सब जो है आपका जो पूरा बुक जो घूम रहा है ना, उसको बुक सर्कुलेशन सिस्टम कहते हैं। तो ये पूरे सिस्टम के कारण क्या हो रहा है कि यूजर का टाइम बच रहा है, क्योंकि अगर 30 बुक मतलब 30 डेज, मान लो कि एक बुक 30 डेज के लिए इशू किया गया है स्टूडेंट को, तो 30 डेज बाद वो मतलब रिटर्न होके आएगा ना। ऐसा तो नहीं है कि कोई स्टूडेंट जो है 1 साल तक वेट करते रहेगा और कोई बुक लेके बैठ जाए, तो वो समझ गया। तो ये आपका 4th लॉ आएगा, सेव द टाइम ऑफ द यूजर। अब देखो, चाइल्ड ग्रोथ, जो मैं उस समय याद होगा आपको, चाइल्ड ग्रोथ और एडल्ट ग्रोथ बताया था ना मैंने लाइब्रेरी का। तो क्या बताया था कि चाइल्ड ग्रोथ जो हुआ आपका, वो हुआ कि जब लाइब्रेरी का जब बिल्डिंग बन रहा हो, लाइब्रेरी में बुक्स खरीदी जा रही हो, फर्नीचर रखा जा रहा हो, और भी जो एक तरह से बेसिक मतलब कंप्यूटर वगैरह सब आ जाए, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट, है ना, मतलब सर्वर वगैरह जितना लगना है, तो आपका चाइल्ड ग्रोथ हो गया। अब उसके बाद जो आप उसमें और ज़्यादा बेटर बनाओगे, है ना, जैसे बेटर बनाओगे कुछ जैसे मतलब एक्स्ट्रा सर्विसेज दे के, और कोई मतलब सॉफ्टवेयर जैसे नया इंस्टॉल करके, जैसे बुक सर्कुलेशन सिस्टम थोड़ा और जैसे अच्छे तरीके से डिज़ाइन करके, तो वो सब आपका आ जाएगा एडल्ट ग्रोथ में। समझ गए। देखो, चाइल्ड ग्रोथ रिफर्स टू द डेवलपमेंट दैट इज क्लियरली विजिबल, लाइक तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मैंने बताया, बुक परचेज, स्टाफ अपॉइंटमेंट, तो ये सब ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। समझ गए। अब देखो, व्हाट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्कूल लाइब्रेरी। तो स्कूल लाइब्रेरी का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो अब इसमें कॉमन सेंस लगाना है ऐसे क्वेश्चंस में, कि आप मान लो कि स्कूल के लाइब्रेरियन बने हैं, कोई बच्चा आज तक लाइब्रेरी नहीं आया है, आज तक जैसे पहली बार वो स्कूल में लाइब्रेरी देख रहा है आपके यहाँ आ रहा है। समझ गया। तो प्रमोटिंग रीडिंग हैबिट, तो आप समझ सकते हैं कि आप अगर तो सबसे पहले कोई अगर स्कूल में आपके लाइब्रेरी में आया है, तो उसको मतलब क्या करोगे कि आप रीडिंग हैबिट ही तो जब बना रहे हो, पहले एक्सप्लोर करेगा कि अच्छा ऐसे भी बुक्स पब्लिश होते हैं, उसका इंटरेस्ट जागेगा, फिर वो इशू कराएगा, तो वो धीरे 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 इंटरेस्ट जो जगाना हुआ ना, वो वहाँ पे होता है। तो देखो, Which law of library science emphasizes an open access system in the library? Open access system, तो देखो ओपन एक्सेस सिस्टम क्या होता है, तो मैंने लेक्चर्स में वैसे तो एक्सप्लेन किया है, लेकिन चलो मैं फिर से बता देता हूँ। ओपन एक्सेस सिस्टम हुआ कि देखो, पहले के टाइम में होता था कि लाइब्रेरीज जो होती थी, तो उसमें बुक्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते थे। तो अब बुक्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते थे, तो उसके कारण जैसे बहुत पहले का लाइब्रेरी देखोगे कि अगर 600-700 साल पहले का, तो उस समय तो ऐसा भी फ्रांस वगैरह में होता था कि इस टाइप का पिंजरा टाइप होता था, केज टाइप बना होता था, और इसमें एक जो है
बुक जो है चेन से बांध के रखा होता था, आदमी बैठता था, बाहर से जो है ताला लगा दिया जाता था, और उसके बाद जो है फिर जितने टाइम बाद फिर जब ताला खोला जाता था, आदमी जाता था, बुक वहीं रह जाता था। जब 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 मतलब बुक्स कॉस्टली हुआ करती थी। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे जब प्रिंटिंग ऑफ जो है बुक्स होने लगा, प्रिंटिंग प्रेस वगैरह बहुत ज़्यादा खुल गया, फिर क्या हुआ, तो आपके वो बुक्स जो थे उसको जो है आप जो है मतलब देखे होंगे पहले, मतलब अलमीरा के अंदर जो ताला लगा के रखा जाता था, मतलब सेल्फ वगैरह में। फिर स्टूडेंट जो है लाइब्रेरियन से जाता है, मांगता है, बहुत जगह अभी भी ऐसे ही होता है कि लाइब्रेरियन से मांगता है, उसके बाद जो है लाइब्रेरियन जो है खुद से ताला खोलता है और उसके बाद उसमें से बुक निकाल के दे देता था। लेकिन अब जो है क्या प्रमोट किया जाता है, तो ओपन एक्सेस सिस्टम, कि आपका जो रैक्स पे जो है वो जैसे बुक्स रखी रहे, और उसके बाद अपने चॉइस से जो है आदमी जो है निकाल के देख के, जैसे मतलब उलट पलट के जैसा लगे, और उसके बाद जैसे कंटेंट्स भी उस समय देख सकता है, अच्छा लगा नहीं लगा रख दिया, दूसरा एक्सप्लोर किया, फिर जब फाइनली कुछ इशू करा है, तो इसको ओपन एक्सेस सिस्टम कहते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ हुआ, बुक्स आर फॉर यूज, समझ गए होगे। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी इज कंसिडर्ड एज बिगिनिंग ऑफ विच लाइब्रेरी। तो देखो, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल लाइब्रेरी, तो मैंने बताया था कि 1891 में जो है इम्पीरियल लाइब्रेरी स्टार्ट हुआ था, कहाँ पे, तो कैलकाटा में, और इसी को जो है आज़ादी के एक साल बाद मतलब 1948 में, इस तरह से आप रिलेट करके पढ़ोगे तभी याद रहेगा, मैं फिर से बताऊंगा। 1948 में जो है आपका उसी को नेशनल लाइब्रेरी बना के दिया गया था, तो इम्पीरियल लाइब्रेरी, समझ गया। एडल्ट ग्रोथ रिफर्स टू द डेवलपमेंट दैट इज नॉट क्लियरली विजिबल सच एज, तो कौन सा जो है, जैसे क्वालिटी इंप्रूवमेंट, जैसे मैंने बताया, डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज और ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ्स, डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स, स्किल ऑफ एम्प्लॉयज। तो जैसा मैंने बताया था कि दो तरह का आप ग्रोथ लाइब्रेरी का कह सकते हो, कि एक चाइल्ड ग्रोथ होता है और एक एडल्ट ग्रोथ होता है ना। तो चाइल्ड ग्रोथ में जो है आपका जो मतलब बिल्डिंग वगैरह बनता है जो है, फिर बुक्स खरीदे जाते हैं, फर्नीचर हुआ, स्टाफ हायर किए, तो ये सब जब ग्रो होता रहे, तो एडल्ट ग्रोथ में क्या होता है, तो आपका जो है फैसिलिटीज़ बढ़ाया जा सकता है, फिर और बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सके मतलब किया जा सकता है सॉफ्टवेयर्स के माध्यम से। उसका लाइब्रेरी का मानो आप ऐप बना दिए, फिर रेफरेंस सेंटर उसमें जो है मतलब रेफरल सर्विस भी प्रोवाइड करना शुरू कर दिए, तो ये सब आपका एडल्ट ग्रोथ में आ जाता है। समझ गया, तो इसमें सारे हो जाएंगे ऑल द अबव। अब देखो, अंडर विच एक्ट डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रीनेम इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एज नेशनल लाइब्रेरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 1948 में जैसा मैंने बताया था, आज़ादी के एक साल बाद जो है इंपीरियल लाइब्रेरी जो 1891 में बना था, उसको जो है नेशनल लाइब्रेरी बना दिया गया, समझ गया। तो नेशनल लाइब्रेरी बना दिया गया, तो उसका जो एक्ट लाया गया है, किसी एक्ट के तहत ही तो जो है मतलब चेंज होगा, तो ये इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट था। ये बहुत जगह जो है आपका यहाँ इंपीरियल लाइब्रेरी की जगह नेशनल लाइब्रेरी लिख देता है, लेकिन इसका इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट था। समझ गया कि इंपीरियल लाइब्रेरी का चेंज ऑफ नेम एक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे नेशनल लिखा रहे तो उसमें गलत टिक मत लगाना आप। देखो, द इंपीरियल लाइब्रेरी वाज रीनेम्ड द नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया अंडर द इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट 1948। दिस legislative action enacted post independence reflected India's commitment to transforming colonial institutions into नेशनल वन। समझ गया, तो कहाँ था ये, कोलकाता में था। अब देखो, द स्कूल लाइब्रेरी कैन बी डिवाइडेड एट 3 लेवल्स, प्राइमरी स्कूल लाइब्रेरी, सेकेंडरी स्कूल लाइब्रेरी, हाई स्कूल लाइब्रेरीज एंड हायर सेकेंडरी स्कूल लाइब्रेरी। देखो, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइजेज ऑन द लोकेशन, फर्नीचर एंड अप्रोप्रिएट लाइटिंग। तो मैंने पहले भी बताया था कि ये सारा जो है उससे एक फ़ायदा होगा आपका बुक्स के पढ़ाई में, तो बुक्स आर फॉर यूज। द करेक्ट रेशियो ऑफ असिस्टेंस फॉर पब्लिक लाइब्रेरी प्रोवाइडेड बाय द राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन टू द डेवलप्ड स्टेट। डेवलपिंग स्टेट का मैंने कितना बताया था, तो 90:10, जिसमें RRRLF जो है 90% देता था, 10% स्टेट गवर्नमेंट। तो ये आपका था डेवलपिंग का। डेवलप्ड का जो है आपका 60-40 जो मैं बताया था, 60% देगा RRRLF, 40% आपका स्टेट देगा। समझ गया। फिर है क्वेश्चन, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस टॉक्स अबाउट द लाइबिलिटी ऑफ द रीडर्स ऑफ द लाइब्रेरी स्टाफ। तो मैंने ये थोड़ी देर पहले बताया था, सेकेंड लॉ।
अब देखो विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस डिस्कसेज द चाइल्ड एंड द एडल्ट ग्रोथ ऑफ द लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, समझ गया। और इसी को जो है कितने बार एक्सटर्नल ग्रोथ और इंटरनल ग्रोथ भी कह देता है। मतलब मैं दोनों इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं पे एग्ज़ाम में ऐसा आ जाए तो आप फिर भी क्वेश्चन छोड़ के ना आए, कुछ ना कुछ लगा दें इस हिसाब से। अब देखो विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड टू लाइब्रेरी सेस, मैंने बताया था सेकेंड लॉ। क्यों? क्योंकि एवरी यूजर हीजर बुक तक आपको पहुंचना है ना, कि हर यूजर तक बुक पहुंच सके। तो वो कब हो सकता है? जब लाइब्रेरी सेस लगाया जाए, तभी तो पब्लिक लाइब्रेरी स्टार्ट होगा। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइज ऑन आवर टाइमिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम ऑफ लाइब्रेरी। तो ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम ऑफ लाइब्रेरी से क्या होगा? तो आपका जैसे बुक्स को ही तो यूज कर पाओगे, तो वो बुक्स आर फॉर यूज। अब देखो विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइज ऑन क्लासिफाइड अरेंजमेंट ऑफ बुक्स इन लाइब्रेरी। तो फोर्थ लॉ, क्योंकि टाइम बचेगा। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइज ऑन इफेक्टिव बुक सर्कुलेशन सिस्टम। तो ये भी फोर्थ लॉ हो जाएगा। विच आर द थ्री टाइप ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरी यूजली। तो एकेडमिक लाइब्रेरी कितने टाइप का होता है? तो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। इसी टाइप का स्पेशल लाइब्रेरी होता है। तो स्पेशल लाइब्रेरी में क्या होता है? तो मान लो कि जैसे इसरो हुआ, डीआरडीओ हुआ, जैसे मतलब इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फिर वैसे ही बार्क मान लो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे एफआरआई है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये सब का जो अलग अलग जो लाइब्रेरी होगा, तो वो आपको नॉर्मल चंपक नंदन, नन्हे सम्राट, ये सब या फिर नॉर्मल चिल्ड्रेन बुक ट्रस्ट वगैरह का तो बुक नहीं रखेगा, है ना। तो उसमें स्पेशलाइज्ड बुक ही तो रहेंगे। थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, लेकिन मोर देन 90% बुक तो आपको उन्हीं से रिलेटेड होगा, तो वो आपको स्पेशल लाइब्रेरी हो जाते हैं। देखो द फिफ्थ फार्मूला ऑफ लाइब्रेरी साइंस, लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। वैसे तो फार्मूला की जगह लॉ होना चाहिए, लेकिन अगर ऐसे भी लिखा हो तो भी इसको गलत मत समझना। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइजेज ऑन स्टैक रूम गाइड। तो स्टैक रूम गाइड होगा तो क्या होगा? टाइम बचेगा यूजर का, फोर्थ लॉ। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइज ऑन लोकेशन फर्नीचर। तो ये फर्स्ट लॉ हो गया। देखो द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, जो क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे कि 1954 में आया था डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट। और फिर कितने दिन के अंदर बुक जमा किया जाता है? तो 30 डेज के अंदर बुक जमा किया जाता है। चलो एक और चीज़ मैं बता देता हूँ। हाँ, तो चलो क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं पहले। मेक्स इट मैंडेटरी फॉर पब्लिशर्स टू सेंड 1 कॉपी ऑफ ईच पब्लिकेशन टू द डिपोजिटरी लाइब्रेरी। हाउ मेनी डिपोजिटरी लाइब्रेरीज हैव बीन बिल्ड अंडर ईयर? तो ये 4 है। अब जैसे मैंने नालंदा यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम्पल दिया था, तो आपको याद होगा कि उसमें कैसे नॉलेज डिस्ट्रॉय हो गया, एक ही जगह पे था। तो अब देखो, तो इसमें जो है ना, देश के 4 कोनों पे कर दिया गया है। से इधर हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। देखो कैसे मैं बताता हूँ। साउथ का देखोगे तो आपका चेन्नई में, यहाँ पे चेन्नई में है कोने मेरा पब्लिक लाइब्रेरी। फिर इधर ईस्ट में देखोगे तो ईस्ट का तो आपको पता ही है, 1948 में जो नेशनल लाइब्रेरी बना, जो 1891 में जो इम्पीरियल लाइब्रेरी था, तो यहाँ कोलकाता हो गया। नॉर्थ में कहाँ है? तो दिल्ली में। दिल्ली में कौन है? तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। और इधर वेस्ट में, तो वेस्ट में जो है आपका आपका मुंबई में है, मुंबई। तो मुंबई में कौन है? तो एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी। तो देख रहे हो, ये देश के चारों कोने में, इस तरह से याद कर सकते हो आप। अब विजुअलाइज कर लिए होगे तो आपको ईजिली याद होगा। तो मैं एक और चीज़ फिर से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम जो है इसी टाइप के 5000 क्वेश्चंस जो है आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसको 100 टॉपिक्स में जो मतलब डिवाइड किया गया है पूरे सिलेबस में। इसमें कोई भी टॉपिक नहीं जैसे छूटा होगा आपका सिलेबस का, इससे बाहर से कोई टॉपिक होता ही नहीं है मानुत लाइब्रेरी साइंस में। तो उसके 100 टॉपिक्स को, हर एक टॉपिक पे हमारे 50 क्वेश्चंस हैं, और उसका आंसर के साथ एक्सप्लेनेशन है, जिससे आप एक्सप्लेनेशन में भी आप समझ सकते हो कि जैसे आप खुद ही अभी पढ़ रहे होगे। तो अभी आप देख रहे हो कि एक क्वेश्चन में आपका कभी कभी 4-5 क्वेश्चन एक तरह से बन जाता है, और सारा आप एक्सप्लेनेशन के कारण जो है विजुअलाइज करके ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हो। तो वो हम इसमें 5000 क्वेश्चन जो है, जो इससे बाहर मतलब कुछ होता ही नहीं है मानो तो टॉपिक। मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसी में से आएगा, बट यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन टू से। तो
वैसे जो है 5000 क्वेश्चन हम प्रोवाइड करा रहे हैं विथ एक्सप्लेनेशन, और प्लस जो है बोनस में जो है हम 1500 जो हमारा स्लाइड्स है, बहुत अच्छा स्लाइड है लेक्चर का बना हुआ, और उसमें सारे टॉपिक्स हैं जो पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं कि आप जो है बहुत जल्दी उसको रिकॉल कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, और उसमें शॉर्ट में सब चीज़ दिया हुआ है, तो आपका कोई टॉपिक भी नहीं छूटता है अगर आप जल्दी जल्दी पढ़ना चाहते हैं तो ये सब जो है हम 999 में प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि जैसे निग्लिजिबल ही है आजकल के टाइम में देखो तो ये आपको किसी भी लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसमें ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेंगे। तो आप हमारे वीडियो के मतलब डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में मैं जो है पिन कर दूंगा कि कैसे ख़रीदना है, तो उससे आप खरीद सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। अंडर द डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर एक्ट, जिसको पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट भी कहते हैं, तो इसका पूरा नाम है डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट 1954। फोर डिपोजिटरी लाइब्रेरीज were designed या designated to receive mandatory copies of all publications in India, कि जितने पब्लिकेशन पब्लिश हो रहे हैं इंडिया में सबका एक मैंडेटरीली उसमें कॉपी जाना ही है। दीज आर नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, कौन है मेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई एंड दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। समझ गए। दिस सिस्टम इंश्योर्स द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिया पब्लिश्ड वर्क फॉर फ्यूचर जनरेशन। फॉर एग्जाम्पल दीज लाइब्रेरीज कलेक्टिवली आर्काइव बुक्स न्यूज़पेपर्स एंड अदर मटेरियल। समझ गए। तो इसमें बुक्स भी जाता है, न्यूज़पेपर्स भी जाता है और अदर मटेरियल, मतलब समझ रहे हो ना आप, जितना भी चीज़ पब्लिश हो रहा है इंडिया में वहाँ जाना ही है, कि वो जैसा नालंदा यूनिवर्सिटी में गलत हुआ वैसा दोबारा नहीं होना चाहिए। सपोर्टिंग रिसर्च एंड कल्चरल डॉक्यूमेंटेशन, समझ रहे हो, यहाँ फिर कल्चरल डॉक्यूमेंटेशन का भी बात आ रहा है। अब देखो विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड टू एक्सटेंशन सर्विस, मैंने बताया था कि एक्सटेंशन सर्विस को कैसे आपको सोचना है, तो इसको बुक एग्जीबिशन से याद रख लो। बुक एग्जीबिशन, मतलब एग्जीबिशन में क्या होता है, तो उससे जो है बुक्स जो आपकी नहीं यूज हो रही हैं वो सब भी सारे बुक का जो है रैक पे अगर सजाया हुआ है एक लाइन से, तो उसको बहुत लोग देखने आएंगे, तो अपने अनुसार वो बुक्स देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि सारे बुक्स के लिए यूजर मिलेंगे, रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, तो एवरी बुक इट्स रीडर। समझ गया। इन विच ईयर डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट वॉज पास, तो 1954 में अभी मैंने बताया। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड टू सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग, सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग हुआ तो उससे टाइम सेव होगा यूजर का, फोर्थ लॉ हो जाएगा। इन विच ईयर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी वाज डिक्लेयर्ड एज डिपोजिटरी या कॉपीराइट लाइब्रेरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1981-82, ऐसे याद कर सकते हो। समझ गए। 1981-82 द दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी वाज डिक्लेयर्ड अ डिपोजिटरी या कॉपीराइट लाइब्रेरी। कॉपीराइट लाइब्रेरी क्यों कहा जाता है कि देखो इसमें जो भी आप सबमिट कर देते हो बुक 30 डेज के अंदर, तो वो बुक आपका जब पहुंच गया तो उनके रिकॉर्ड में आ गया वो बुक, है ना। तो कोई और बुक जो है अगर कॉपी करता है उससे, तो आप समझ सकते हैं कि रिकॉर्ड में आ चुका है, तो उसके बाद कॉपीराइट लॉ मतलब अप्लाई होगा उस पर, है ना। आप केस कर सकते हैं कि आपका जो है यूज हुआ है उसमें। तो देखो under the Delivery of Books Act in 1981-82, this designation mandated that publishers send a copy of every publication, जितना भी पब्लिकेशन हो रहा है along with newspapers भी, alongside other depository libraries like the National Library। समझ गया। अब देखो 1981-82 ऐसे याद कर लेना। अब देखो which law of library science related to open access system in a library, ओपन एक्सेस सिस्टम इन लाइब्रेरी, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, ओपन एक्सेस सिस्टम को जो है पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया था। नहीं याद होगा तो याद करो, मैं पहले बताया था कि पिंजरा जैसा बना होता था पहले के ज़माने में, बुक रखा होता था, तो आदमी जो है चेयर पे ऐसे बैठ के पढ़ता था, बाहर से ताला लगा दिया था, तो बहुत साल पहले, 600 साल पहले। उसके बाद क्या हुआ था, बुक को अलमीरा में ताला लगा के रखा जाने लगा, है ना, लॉक लगा हुआ है, फिर यहाँ पे अलमीरा में लॉक लगा हुआ है, इसको केवल लाइब्रेरियन खोल के देता था। फिर क्या हुआ कि आपका रैक्स भी ऐसे हो गए और खुला इस पे बुक रखा रहता है, जिसको मैंने पलट पलट के देख सकता है बुक को और उसके अनुसार इशू कराएगा, तो उसको ओपन एक्सेस सिस्टम कहते हैं। तो ये फर्स्ट लॉ के अंदर आता है। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइजेज ऑन ओपन एक्सेस सिस्टम इन लाइब्रेरी, तो फर्स्ट लॉ। द करेक्ट रेशियो ऑफ असिस्टेंट प्रोवाइडेड बाई राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट किस में आएगा,
तो डेवलपिंग स्टेट्स में आएगा, तो इसमें 90:10 हो जाएगा। और बाकी में डेवलप्ड में कितना होता है, डेवलप्ड में देखोगे तो 60:40 होता है, तो 90:10 समझ गया। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस सिंपथसाइजेज ऑन अरेंजमेंट ऑफ बुक्स इन द हेल्पफुल सीक्वेंस। तो अरेंजमेंट ऑफ बुक्स इन हेल्पफुल सीक्वेंस होगा तो क्या होगा, टाइम सेव होगा, टाइम सेव होगा तो फोर्थ लॉ हो गया। अब देखो, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइजेज ऑन क्लासिफिकेशन एंड फोटो कैटलॉगिंग ऑफ बुक्स। तो क्लासिफिकेशन और फोटो कैटलॉगिंग मतलब और बेटर कैटलॉगिंग किया हो तो क्या फ़ायदा होगा, सेव द टाइम ऑफ द यूजर्स, फोर्थ लॉ। अब देखो, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइजेज ऑन सेंट्रलाइज कैटलॉगिंग, सेव द टाइम ऑफ द यूजर, फोर्थ लॉ। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस फोकसेज ऑन रीडर्स, रीडर्स पे। तो रीडर किस में होता है, तो आपका सेकेंड लॉ में होता है, एवरी रीडर हीजर बुक, और फोर्थ लॉ में होता है सेव द टाइम ऑफ द रीडर, तो सेकेंड एंड फोर्थ लॉ। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस CD रोम, तो CD रोम क्या हो गया, तो नया नया टेक्नोलॉजी अप्लाई हो रहा है स्टोरेज में, तो ये आपका हो जाएगा फिफ्थ लॉ। अब देखो, विच ऑफ दिस डज नॉट बिलोंग टू डिपोजिटरी लाइब्रेरी। तो डिपोजिटरी लाइब्रेरी मैंने सारा बताया कि जैसे मुंबई वाला था एशियाटिक सोसाइटी वाला, दिल्ली वाला दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, फिर जो है जैसे चेन्नई में कॉन्नीमेरा पब्लिक लाइब्रेरी, फिर आपका जो है ईस्ट में जैसे ईस्ट का हो गया वही मतलब कोलकाता वाला जो है आपका पब्लिक लाइब्रेरी, तो समझ गया। तो ये चार हो गया। तो इसके अलावा कौन है, खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी, ये जो है पटना में है। तो ये जो है आपका, ये आपका ओरिएंटल लाइब्रेरी होगा, याद कर लो, बहुत बार इससे भी क्वेश्चन पूछा था। ओरिएंटल लाइब्रेरी क्या होता है, तो कोई जैसे कल्चर बेस्ड हुआ ना, जैसे मुस्लिम कल्चर से रिलेटेड मतलब मोस्टली देखो तो वो सबको उसको ओरिएंटल लाइब्रेरी कहते हैं, समझ गया। तो इसमें जो वही मतलब कल्चर मतलब पुराना जो भी मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह ये सब है, बुक्स वगैरह हो गए मतलब इस्लामिक लिटरेचर से रिलेटेड, तो वो सब आ जाता है इसमें। और भी बहुत चीज़ें हैं लेकिन ये उस पर फोकस्ड है, समझ गए। अब देखो, द खुदा बख्श पब्लिक लाइब्रेरी in Patna, while a significant repository of manuscripts and rare books is not designated as a depository library under this act. Example क्या करता है, it specializes in Islamic and Oriental studies but does not have the same legal mandate to collect all published works distinguishing। समझ गए ये। अब देखो, करेक्ट रेशियो ऑफ असिस्टेंट्स जो है RRRLF नॉर्थ ईस्ट को 90:10 मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले। अब देखो, व्हेन द इंपीरियल लाइब्रेरी वाज डिक्लेयर्ड एज नेशनल लाइब्रेरी, तो 1948 में। और कौन से एक्ट के अंदर, तो इंपीरियल लाइब्रेरी चेंज ऑफ नेम एक्ट, समझ गए। और कब एक्ट हुआ था वो, 1948 में, समझ गए। अब देखो, विच सोर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस एडवोकेट्स द यूज ऑफ पेंसिल टू राइट कॉल नंबर। पेंसिल क्यों यूज होता है कॉल नंबर के लिए, आप अगर बनाए होगे कैटलॉग कार्ड बचपन में, बचपन नहीं मतलब मान लो बैचलर्स में कैटलॉगिंग जब सीख रहे होगे तो उसमें याद होगा आपको, जो कॉल नंबर जो लिखा जाता था यहाँ पे, कॉल नंबर ये आपका पेंसिल से लिखा जाता था, नहीं तो आपको टीचर कहे होंगे कि आधा मार्क्स कट जाता है या 1 मार्क्स कट जाता है। तो क्यों पेंसिल से लिखा जाता है, क्योंकि देखो कॉल नंबर जो है ना, तो आपका वो बता रहा है कि उस नंबर से आप कॉल कर रहे हो किसी बुक को, है ना। तो वो एक तरह से बुक का आइडेंटिफिकेशन हुआ। तो बुक का आइडेंटिफिकेशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है कि वो कौन से रैक पे है, क्या पोजीशन है, वो सब के अनुसार। तो आप अगर रीडिज़ाइन करोगे लाइब्रेरी में या सबका चेंज करोगे इधर उधर अरेंजमेंट, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। तो इसलिए जो है वो पेंसिल से लिखा जाता है। अब आपको क्लियर हो गया होगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है पढ़ना क्वेश्चंस का। आप अगर एक्सप्लेनेशन के बिना कोई बुक में पढ़ रहे हो तो वो किस काम का है, आप खुद सोचो। देखो, द फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, द लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म एडवोकेट्स फॉर प्रैक्टिकल मेजर्स लाइक यूजिंग पेंसिल्स टू राइट कॉल नंबर्स reflecting the library's adaptability to operational needs. Writing call numbers in pencil allows for flexibility as they can be erased, मिटा के and updated as collections grow और classification change। हाँ, ये भी है कि आप अगर मान लीजिए कि पहले आपका डेवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के अनुसार क्लासिफिकेशन किया गया है,
कॉल नंबर अलग होगा। फिर अगर एक मतलब एक जैसे गवर्नमेंट ज़्यादा नेशनलिस्टिक हो जाए, उसके बाद कहे कि नहीं हमारा इंडियन क्लासिफिकेशन स्कीम है जो बेटर है, ऑब्वियस सी बात है बेटर है, जैसे एस आर रंगनाथन का, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल्ड है, इतना हो ही नहीं, कोई है ही नहीं इस टाइप का क्लासिफिकेशन स्कीम, तो कह ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसी कारण से। तो अगर गवर्नमेंट कहती है कि नहीं इससे हमको इस पे शिफ्ट होना है पूरा नेशन वाइड, तो आपको सबका चेंज करना पड़ेगा, मतलब कॉल नंबर भी। तो वो जो पेंसिल से नहीं लिखा है तो सब वो पूरा बहुत दिक्कत हो जाएगा आपको, समझ गए। अलाइनिंग विद द लॉज फोकस ऑन द डायनेमिक नेचर ऑफ लाइब्रेरी। ठीक है जी। अब देखो देर आर मेनली थ्री जो है टाइप ऑफ लाइब्रेरी। मैंने बताया था पब्लिक लाइब्रेरी होता है, एकेडमिक लाइब्रेरी और स्पेशल लाइब्रेरी। अभी मैंने थोड़ी देर पहले जो एग्जांपल दिया था डीआरडीओ का लाइब्रेरी हो गया, इसरो का लाइब्रेरी हो गया, ये सब स्पेशल लाइब्रेरी में आता है। अब देखो विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एक्सप्लेन सी डी रोम। फिफ्थ लॉ मैंने बताया था टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, स्टोरेज टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ते गया। हु आर द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ द इम्पेरियल लाइब्रेरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉन मैकफार्लेन जो थे वो फर्स्ट लाइब्रेरियन बने थे इम्पेरियल लाइब्रेरी के, जॉन मैकफार्लेन। देखो तो ये कब, तो 1891 में जहाँ तक आपको पता होगा इम्पेरियल लाइब्रेरी बना था, तो उसी समय। जॉन मैकफार्लेन was the first librarian of the Imperial Library, appointed when it was established in 1891 in Kolkata. As a colonial institution, the Imperial Library required a professional to manage its extensive collections, which included books and manuscripts from various sources. समझ गया। तो मैकफार्लेन का जो रोल है इन्वॉल्व ऑर्गेनाइजिंग एंड कैटलॉगिंग, सबको ऑर्गेनाइज करा के कैटलॉग कराइए दिस रिसोर्सेज टू मेक देम एसेसिबल टू स्कॉलर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। देखो फॉर एग्जांपल हीज वर्क, इनका जो जॉन मैकफार्लेन का जो वर्क था लेड द फाउंडेशन ऑफ सिस्टमेटिक लाइब्रेरी मैनेजमेंट इन्फ्लुएंसिंग इट्स लेटर ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द नेशनल लाइब्रेरी। तो वो लाइब्रेरी मैनेजमेंट ऑब्वियस ही बात है, वो लाइब्रेरी प्रोफेशनल थे, बाहर से बुलाए गए थे, क्योंकि देखो सही बताए ना तो वो यूके जो था, इंग्लैंड कह सकते हो, वो कभी सोचे ही नहीं थे कि उन्हें इंडिया छोड़ के जाना पड़ेगा। वो जेवल टाइप मानते थे कि उनके पूरा जो ब्रिटिश एम्पायर है उसका इंडिया जो है जेवल है, ज्वेलरी है मानो तो, है ना। तो वो जितने भी इंस्टीट्यूशंस बनाए थे वो इसलिए भी बहुत अच्छा बना दिए थे कि उन्हें लगा था कि जाना तो है ही नहीं यहाँ से, है ना। तो इस कारण से भी आप देखोगे आज तक जो इंडिया का, देखो ब्यूरोक्रेसी को बहुत लोग गाली देते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ये इतना कॉम्प्लेक्स और रिटेन टाइप बना हुआ है ना कि जिसके कारण आपका सोसाइटी जो है स्टेबल भी रहता है। नहीं तो दूसरे देश का देखो, जैसे यूएस वगैरह का देखोगे तो वहाँ पे प्रेसिडेंट हो गया अपने अनुसार जो है, जैसे दोस्त लोग को पूरा जैसे एक तो बांट देता है मिनिस्ट्री वगैरह, चाहे वो चुने हो भी या ना हो। तो ये सब देख रहे हो कितना दिक्कत की बात है। तो ये सब मामले में जो है इंडियन सिस्टम अभी तक जो सरवाइव किया, यूरोप इतना बड़ा हो गया, नहीं तो अलग अलग कंट्री भी बन चुका होता सारे स्टेट्स मानो तो। अब देखो विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइज लाइब्रेरी सर्विसेज फॉर द स्लम एरिया। तो मैंने बताया था स्लम एरिया, तो एवरी यूजर मतलब एवरी रीडर हीजर बुक, कि सबको मिलना चाहिए गरीब हो तो भी। अब देखो व्हेन द इंपीरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया वाज ओपन टू द पब्लिक इन मेटकैल्फ हॉल, तो ये 1903 में जो है पब्लिक के लिए खोला गया था मेटकैल्फ हॉल में। ऐसा मत समझो कि पूरा लाइब्रेरी, तो मेटकैल्फ हॉल में 1903 में 1903। तो इसमें भी अगर आपको नहीं याद हो तो ऐसे याद कर लो, किनारे किनारे 3 है, बीच में दोनों 1 है, और 3 3 जा 9 होता है। तो इस तरह से दिमाग में एक बार विजुअलाइज कर लोगे तो याद रह सकता है आपको। 1903 किनारे किनारे 3 था, तो इसका मतलब 3 जनवरी को हुआ होगा, सॉरी मतलब 30 जनवरी को। तो इस टर्म में आपको टिक लगाने में ईजी हो जाएगा। 30 जनवरी 1903। देखो एक्सप्लेनेशन में पढ़ ही देता हूँ। द इम्पेरियल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया वाज ओपन टू द पब्लिक एट मेटकैल्फ हॉल ऑन 30 जनवरी 1903 following its establishment in 1891. This event marked a significant milestone in making its extensive collection accessible to a broader audience, including scholars and general public. Metcalfe Hall, a prominent building in Kolkata, provided a suitable venue for this purpose. For example, the library offered access to valuable books and manuscripts, promoting education and research. समझ गया? देखो बुक सिलेक्शन से कौन सा जो है रिलेटेड है लॉ, तो ये मैंने पहले बताया सेकेंड लॉ। क्यों?
कि इसमें कहता है ना एवरी रीडर हीज हर बुक, तो हर एक यूजर के लिए कोई ना कोई बुक है। तो वो क्या कहता है कि बुक सिलेक्शन बता रहा है कि हर किसी के लिए कोई खास बुक है ना। अब देखो, इन विच कॉन्फ्रेंस द फर्स्ट मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट वाज प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर रंगनाथन इन बनारस। तो ये मैंने बताया था आपको 1930 में जो है आपका फर्स्ट टाइम इन्होंने बताया था, ऑल इंडिया लाइब्रेरी कॉन्फ्रेंस जो है बनारस में, वहाँ पे फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था। जिसमें और भी मैंने बताया था कि सेकेंड एंड जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट मतलब इसी लॉ को जो है पहली बार कब चेंज किया गया, तो 1957 में। आपको अगर याद होगा मैंने 1857 की लड़ाई से रिलेट करवाया था। सेकेंड अमेंडमेंट क्या मैंने रिलेट कराया था, तो बांग्लादेश वॉर से इंडिया बांग्लादेश कब था, तो 1971 में हुआ था, लेकिन ये आपका 1972 था। समझ गए। और इसी टाइप का मैंने एक और आपको याद कराया था, अगर याद होगा आपको तो, कि यूनेस्को जो है सो IFLA के साथ मिलके जो है आपका कब जैसे अमेंडमेंट किया था। जैसे फर्स्ट तो लाइब्रेरी मैनिफेस्टो 1948 का था उनका, उस समय यूनेस्को अकेले था। फिर IFLA के साथ मिलके फर्स्ट टाइम कब अमेंडमेंट किया, तो यही डेट था 1972। सेकेंड कब किया, तो इसके 22 साल बाद किया था 1994। तो अब देखो, आप अगर ध्यान से सुन रहे होगे तो आपको विजुअलाइज होना शुरू हो गया होगा ये। अब देखो, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फेसाइजेज ऑन लाइब्रेरी नेटवर्क्स एंड CD-ROM। तो ये मैंने पहले भी अभी बताया है थोड़ी देर पहले, तो ये 5th लॉ होता है। क्यों? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है ये। राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर, तो 1972 इसका 22 मई, तो 5। अब देखो, इसमें भी अगर याद कर सकते हो कर लो, किनारे किनारे 2 है दोनों, है ना। और ऐसे भी याद कर लो, मतलब ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है वैसे, क्वेश्चन तो याद तो होना चाहिए आपको। तो 1972 में इसको भी इससे याद कर सकते हो, जो मैं बताया था 1972 में सेकेंड अमेंडमेंट लाई थी। तो इसी तरह 1972 बहुत इम्पोर्टेंट ईयर है मानो तो उस टाइम का। 1972 में लाइब्रेरी के लिए बहुत चीज़ मतलब दिमाग लगाया गया है मानो तो वही 1972 में 22 मई राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 22 मई 1972 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये कौन से कल्चर के अंदर आता है, तो मतलब सॉरी कौन से मिनिस्ट्री के अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस नेशन वाइड नेम्ड आफ्टर द सोशल रिफॉर्मर राजा राम मोहन राय के नाम पे ऑब्वियसली, सपोर्ट्स लाइब्रेरी थ्रू फंडिंग, ट्रेनिंग एंड रिसोर्सेज पार्टिकुलरली इन रूरल एंड अंडर सर्व्ड एरिया। और ये देखो, एस्टैब्लिश्ड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। समझ गए। और देखो, विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस टॉक्स अबाउट द लाइबिलिटी ऑफ द रीडर्स ऑफ द लाइब्रेरी स्टाफ। ये मैंने पहले बताया है, सेकेंड लॉ। अब देखो, नेटवर्क CD-ROM 5th लॉ। अब देखो, व्हेन वाज द फर्स्ट मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर रंगनाथन। तो ये कब हुआ था, अभी मैंने बताया था 1930 में। कहाँ, तो बनारस, और दिसंबर 26 से 30। ये भी मैंने बताया था आपको, अगर याद होगा। इसका ट्रिक कि दोनों ऐसे 30-30 याद कर लो, दोनों लास्ट का सेम है, और ये एक क्रिसमस के बाद वाला दिन। समझ गया। In which year the first amendment to the Delivery of Books Act 1954 was done and a newspaper added to it। तो ये डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट आपको कब हुआ, तो 1954 में। इसमें 2 साल बाद याद कर लो 1956 में, कि जो है ऐसा कहा गया कि जितने भी न्यूज़पेपर पब्लिश हो रहे हैं वो भी मतलब उसके एक्ट के अंदर जो है वहाँ डालना पड़ेगा। तो 1956। देखो, फर्स्ट अमेंडमेंट टू द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट 1954 was made in 1956, expanding its role to include newspapers alongside books. This amendment, officially titled the Delivery of Books Public Library Amendment Act 1956। ये सब जो है ना, ये सब कभी आप याद कर लेना, जो ओरिजिनल एक्ट का नाम क्या होता है, डिलीवरी ऑफ बुक्स पब्लिक लाइब्रेरीज अमेंडमेंट एक्ट। समझ गए।
1956 ensured that depository libraries like National Library receive copies of newspaper enhancing preservation of India's print media। समझ गया। देखो न्यूज़पेपर्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप हिस्टोरिकल रिसर्च जब करोगे ना, जैसे मान लो कि अंग्रेज़ के ज़माने में भी जो नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर थे वो भी बहुत सारे न्यूज़ छापते थे। तो कोई अगर रिसर्च करना चाहता है ये सब चीज़ पे, तो उसके लिए तो जो आर्काइव्स होगा वो सब कितना फ़ायदा करता है। तो इसलिए भी ये सबको इंक्लूड करना ज़रूरी हो जाता है। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस रिलेटेड टू बुक सिलेक्शन, मैंने बताया सेकेंड लॉ। इन विच ईयर द डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट वाज पास, तो 1954। फर्स्ट अमेंडमेंट कब हुआ, तो 1956 अमेंडमेंट। समझ गया। और कितने हैं डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट के अंदर, जहाँ पे डिपोजिटरी लाइब्रेरी तो 4 है। साउथ में है कौंडेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, ईस्ट में है आपका जो मतलब कोलकाता में जो है नेशनल लाइब्रेरी कोलकाता, ऊपर जो है गया दिल्ली में, नॉर्थ में देखोगे तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, और उसके बाद वेस्ट में देखोगे तो एशियाटिक सोसाइटी। समझ गया। अब देखो व्हेन डॉक्टर रंगनाथन मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट हैड अमेंडेड, तो अभी मैंने बताया 1957 और 1972। और इसमें अमेंडमेंट भी आप याद कर लेना, मैंने पहले बताया है कि किस में क्या अमेंडमेंट लाने का कोशिश किया गया। व्हेन द इंपीरियल लाइब्रेरी बाय डिक्लेयर्ड नेशनल लाइब्रेरी, तो 1948। हु वाज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ द नेशनल लाइब्रेरी, तो ये देखो हाँ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। अब देखो ये जब तक इम्पेरियल लाइब्रेरी था, इम्पेरियल लाइब्रेरी कब बना, तो 1891 में। फर्स्ट लाइब्रेरियन उसके कौन बने, तो जॉन मैकफार्लेन, याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब नेशनल लाइब्रेरी बन गया, ये नेशनल लाइब्रेरी कब बन गया, तो 1948 में इसी को कन्वर्ट कर दिया गया, नाम चेंज जो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले। तो इसके जो फर्स्ट लाइब्रेरियन बने वो बने BS केशवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लो। देखो BS Keswan was the first librarian of the National Library of India, appointed after its renaming in 1948. A distinguished librarian, Keswan played a crucial role in modernizing the library, overseeing its transition from the Imperial Library to National Institution। समझ गया। तो ये बेसिकली जो है ना, ये हेरिटेज जो आपके हो गए लिटरेचर वगैरह, वो सब के प्रिजर्वेशन में बहुत अच्छा काम किए थे। द नेशनल साइंस लाइब्रेरी लोकेटेड एट, ये आपको निस्केयर का जो है वहाँ पे, इसको अब जो है NISCPR भी कहते हैं, पहले निस्केयर था, NISCPR। इसका फुल फॉर्म होता है जैसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च। समझ गया। तो इसमें है ये लोकेटेड। देखो एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लो। द नेशनल साइंस लाइब्रेरी NSL is located at NISCAR, now NISCPR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च इन दिल्ली। अब देखो ये जो है ये भी आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। समझ गया। और ये भी पूछ दे सकता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च जो है कहाँ है, दिल्ली में सिचुएटेड है। इट सर्व्स एज ए स्पेशलाइज्ड resource for scientific and technical information supporting researchers, scientists and students. For example, it provides access to journals, patents and databases in science and technology। समझ गए। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि उसमें जो है नेशनल साइंस लाइब्रेरी में आपको क्या क्या प्रोवाइड कराया जाता है। तो प्रोवाइड्स एक्सेस टू जर्नल्स, जर्नल्स आपको पता ही है अलग अलग सब्जेक्ट के पब्लिश होते हैं। पेटेंट्स, क्या क्या वर्ल्ड वाइड पेटेंट्स वगैरह जैसे प्रोवाइड हो रहा है। एंड डेटाबेसेज। समझ गए। डेटाबेसेज आपको सुन के लग रहा होगा कि नॉर्मल डेटाबेस, लेकिन बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। मान लो कि जैसे GCMS होता है, मतलब क्रोमेटोग्राफी में यूज होता है, देखोगे तो कि कोई भी मान लो कि ऑयल है, नीम ऑयल है, नीम ऑयल के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। टोटल अगर मतलब केमिकल मानो तो अभी तक हम लोग डिटेक्ट कर पाए हैं 14,000 15,000 के आसपास, और इससे भी ज़्यादा होते हैं। तो अलग अलग टेक्निक्स है, जैसे GCMS हो गया, LCMS हो गया, जैसे गैस क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमेट्री, फिर इसके टॉप भी इसमें आगे आगे इंस्ट्रूमेंट होता है, क्वाड्रुपोल, टाइम ऑफ लाइट, तो मतलब बहुत चीज़ है। तो ये सब में जो है हर एक चीज़ का अगर मान लो कि जैसे क्रोमेटोग्राफी किया गया है, तो क्रोमेटोग्राफी
का मीनिंग क्या होता है कि इंडिविजुअल जो कंपोनेंट्स है किसी कंपाउंड या फिर ऑयल में मान लो या इसेंशियल ऑयल में किसी चीज़ में हो सकता है, उसको अलग अलग जैसे जानना कि इसमें क्या क्या है पहले। तो वो जो है एक बार अगर इंस्ट्रूमेंट चला है, मान लो 10,000 खर्च हुआ है इसमें, तो वो डेटाबेसेज में अगर स्टोर करके आप अगर ऑनलाइन प्रोवाइड करा दो इस चीज़ को, तो मतलब फ्यूचर में कि मतलब किसी को जानना है कि नीम के ऑयल में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, तो वो डेटाबेसेज से जान सकता है ना। तो इसलिए ये सब डेटाबेसेज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आप धीरे धीरे जब मेरे लेक्चर्स पढ़ रहे होगे तो आपको लाइब्रेरी का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा होगा कि कितना डीप चीज़ है। एज पार्ट ऑफ NISCPR, the library plays a critical role in disseminating scientific knowledge and supporting research in India। समझ गए? Which law of library science emphasizes an arrangement of books? तो फोर्थ लॉ हो जाएगा। The Delivery of Books and Books Act 1954 makes it mandatory for publishers to send one each copy just depository library में। तो कितने डिपोजिटरी लाइब्रेरी है? चार पांच बार तो मैंने बता दिया है क्वेश्चन, समझ गए होगे। विच लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस एम्फसाइजेस स्टैक रूम गाइडेंस? तो फोर्थ लॉ सेव द टाइम ऑफ द यूजर। फिफ्थ फॉर्मूला या लॉ कह लो ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। इसमें जो है ऑर्गेनाइजेशन मत समझना, ऑर्गेनाइजेशन वाला एक होगा, ये मत समझना। फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरी इज अ ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म, दो बार लिखा गया पता नहीं क्यों। व्हेन द नेशनल लाइब्रेरी वाज ओपन टू ऑल इंडियंस बाय द देन एजुकेशन मिनिस्टर अबुल कलाम आजाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 1953 में हुआ था, ये कोलकाता वाला जो है 1 फरवरी 1953। 1 2 इसको ऐसे याद कर लो आप, देखो 1 2 मतलब लिखने का तरीका आप समझ रहे हो ना। 1 2 1953 है ना, तो इसको अगर ऐसे याद करोगे 1 2 3 तो ऐसे कर सकते हो आप। और ऑब्वियस सी बात है आज़ादी के बाद थोड़े दिन बाद हुआ होगा तो 1950s में होगा, तो ऐसे याद कर सकते हो 1 2 3 मतलब 1 फरवरी 1953। ऐसे मैं याद करने के लिए बता रहा हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज। तो देखो पढ़ देता हूँ इसका। The National Library of India was open to all Indians on 1 फरवरी 1953 बाई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि किसके द्वारा ओपन किया गया था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद क्या थे वो, तो उस समय के एजुकेशन मिनिस्टर थे। दिस इवेंट मार्क्ड अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन डेमोक्रेटाइजिंग एक्सेस टू लाइब्रेरीज वास्ट रिसोर्सेज अलाइनिंग विद इंडियाज पोस्ट इंडिपेंडेंस विजन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। समझ गया ये सब। तो चलो मैं एक बार और बता देता हूँ कि जो लोग अभी तक जिन्हें नहीं पता होगा, तो मैं ये जैसे मतलब 100 क्वेश्चन अभी डिस्कस किया, तो उसी तरह का 5000 क्वेश्चन का मैं जैसे बैंक PDF प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिसमें आपको टोटल जो है 100 टॉपिक्स में आपको डिवाइड कर दिए गए हैं सारे, पूरा सिलेबस, इसमें कोई टॉपिक नहीं छूटा हुआ है लाइब्रेरी साइंस से। तो 100 टॉपिक्स में से ईच टॉपिक पे जो है हर एक टॉपिक पे 50 क्वेश्चंस होगा, तो जिसमें आपका टोटल 5000 क्वेश्चंस मोस्ट कास्ट और जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब आपको मिल जाएंगे। और उसका सबसे बेस्ट पार्ट है कि वो आपका एक्सप्लेनेशन के साथ होगा, कि आप मानो कि पूरा विजुलाइज करके डीपली, जैसे अभी मैं जैसे बता रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, इस तरह से आपको याद अच्छा रहेगा। विजुलाइज करके पढ़ोगे तो, और डीपली अंडरस्टैंड करके एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ोगे। बुक्स में आपको केवल जो है उसका ऑप्शन आंसर दे दिया रहता है, तो वो उससे क्या फ़ायदा होगा आपको, समझ में तो कुछ नहीं आ पाएगा उससे। तो ये सब मैं 999 में प्रोवाइड करा रहा हूँ। और इसके साथ जो है मैं एक बोनस दे रहा हूँ कि जिसमें है आपका 1500 स्लाइड्स में जो है आपका पूरा जो सिलेबस है लाइब्रेरी साइंस का, वो 10 यूनिट्स में जो सिलेबस होता है, तो हर एक यूनिट पे आपको ऑलमोस्ट 300 के आसपास स्लाइड मिल जाएंगे। किसी में अगर जिस बड़ा यूनिट है तो ज़्यादा स्लाइड्स हो सकता है, 350 के आसपास, किसी में कम हो सकता है। तो वो सारा हम 999 में प्रोवाइड करा रहे हैं, तो आप जिस कमेंट सेक्शन में देख सकते हैं या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं। देखिए कंटिन्यू करते हैं। हु सेड दैट द लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी? तो लाइब्रेरी जो है सो यूनिवर्सिटी का हार्ट होता है। देखो इसमें जो है ना आपका हु सेड दिस में अगर आदमी रहता है तो आपको CD देशमुख लगाना है, और अगर कमेटी पूछा जाता है तो उसका मैं आगे कराऊंगा, मैं आगे वो आपका राधा कृष्णन कमेटी द्वारा भी कहा गया है आई थिंक। तो
वो भी आप देखना। तो क्या पूछा जा रहा है, समझ गए? तो हु सेड द डेट द लाइब्रेरी द हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, तो सी डी देशमुख। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। देखो, सी डी देशमुख अ प्रोमिनेंट इंडियन एडुकेशनिस्ट एंड फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर इज क्रेडिटेड विथ स्टेटिंग दैट द लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी। दिस metaphor highlights the central role of libraries in academic institutions serving the primary resource of the knowledge research। समझ गए? अब देखो, द सेंट्रल ऑफिस ऑफ राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन इज लोकेटेड एट सॉल्ट लेक कोलकाता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कब इस्टेब्लिश हुआ था, शुरू हुआ था? तो 1972 में। समझ गए? तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को अगर नहीं सब्सक्राइब किया आपने तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और देखो बेल आइकन दबा दोगे तो मैं जब भी लेक्चर अपलोड करता हूँ तो मुझे टाइम तो लगता ही है, ऑब्वियस सी बात है, पढ़ाने में, रिकॉर्ड करने में, उसके बाद फिर एडिट करके इस पे जब पोस्ट करने में, सब चीज़ को, तो आपको जो है तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप कर सकते हो। तो इसलिए बेल आइकन दबा दे सकते हो। और हाँ, आपसे एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप जो है हमारे लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जो जो जैसे लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड हो, और लाइब्रेरी साइंस के ग्रुप्स हो, उसमें भी आप सजेस्ट कर सकते हैं सबको। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।